मित्रों, इकोनॉमी के अंदर अपना फर्स्ट पिलर बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस खत्म हो गया था। सेकंड पिलर दैट वाज पब्लिक फाइनेंस, और वहां पर देख रहे थे बजट। बजट के अंदर भी लास्ट लेक्चर में ये रेवेन्यू, वहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया था। अब इनडायरेक्ट टैक्स का एक बड़ा मुद्दा दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आज वो पढ़ेंगे। अब जीएसटी में आपको पता ही होगा, रोज बॉल बाय बॉल कुछ ना कुछ आते रहता है, इसलिए पहले तो एक कट ऑफ डेट तय करनी पड़ेगी कि मैं यहाँ कितने तक पढ़ा रहा हूँ। तो जहाँ थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, वहाँ पर उन्होंने कंसेप्ट नोट दी है, जीएसटी कंसेप्ट एंड स्टेटस एज ऑन 1 मई 2017। तो वहाँ जितनी बातों का जिक्र है वो कवर करेंगे। प्लस 20 मई को द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर किस पे कितना स्लैब लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, वो दिया गया था। उस लिस्ट का एक ओवरव्यू लेंगे। वहाँ तक की थियरी, करंट एंड कंटेम्पररी इशू में आज आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद भी ये जीएसटी तो अब 1-2 साल तक रोज कुछ ना कुछ आते रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी रहेगा। तो आपने ये पावर पॉइंट, उसमें वो डेटा खुद से अपडेट करते रहना है। ये पावर पॉइंट आपको मेरी वेबसाइट nunal.org/powerpoint वहाँ पर मिल जाएगी। जीएसटी के अंदर थियरी, करंट, कंटेम्पररी में कुल मिला के आज हम लोग 8 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला, ये इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर कास्केडिंग इफेक्ट, ये क्या होता है, मॉड वैट, सैन वैट, ये सब कुछ क्या है, और वो अगर था तो फिर ये जीएसटी लाने की क्या जरूरत पड़ी, उसके अलग अलग कंपोनेंट, फिर ये यूटी जीएसटी, ये क्या मुद्दा है। ये सब कुछ लागू कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो क्या था, कैसे करवाया गया। फिर एक जीएसटी काउंसिल बनी है और हर थोड़े थोड़े दिनों में उनकी मीटिंग हो जाती है और बेफिजूल अपना काम बढ़ जाता है कि क्या नए अपडेट आए। तो ये मगजमारी इनकी क्या चल रही है। जीएसटी आने से इकोनॉमी को क्या लाभ होंगे। लाभ होंगे तो सामने कुछ राज्य बोल रहे हैं कि हमको नुकसान होने वाला है, तो उसकी भरपाई के लिए जीएसटी कंपेंसेशन बिल आया, उस हिसाब से कुछ चीज वस्तुओं पर सेस लगने वाला है, वो मुद्दा क्या है। अभी थोड़े दिन पहले ही सरकार ने नोटिफाई कर दिया कि अलग अलग जीएसटी के स्लैब, कौन सी गुड्स कौन सी सर्विस पर कितना स्लैब वाला टैक्स लगेगा और किन सर्विसेज को ये पूरी सिस्टम से बाहर रखा गया है। तो पूरी लिस्ट का हम एक ओवरव्यू लेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कुछ व्यापारी बोल रहे हैं कि जीएसटी से हमारा कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगा, ई वे बिल की समस्या है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, वो सारे मिसलेनियस पॉइंट वो भी कवर करेंगे। सबसे पहला मुद्दा, कास्केडिंग इफेक्ट। मान लीजिए किसी इकोनॉमी में सरकार बोल दे कि कोई भी चीज जितनी बार बिकेगी उतनी बार हम 10% सेल टैक्स बिक्री कर मांगेंगे। ऐसी इकोनॉमी के अंदर एक व्यापारी जेठालाल बड़े व्यापारी होलसेलर विनय पाठक से मान लीजिए 10,000 का माल सामान खरीदता है, ये मोबाइल चार्जर, ईयरफोन, दिस एंड दैट। तो उसने सामान खरीदा, बिक्री हुई, तो उसके ऊपर 10% मतलब 1,000 रुपये टैक्स बनेगा, राइट। तो 10,000 जेठा पे करेगा, प्लस 1,000 भी पे करेगा विनय पाठक को, और विनय पाठक वो जाके सरकार में जमा कराएगा। देयरफॉर वी विल से सेल टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। हो गया। अब जेठालाल ये जो माल सामान लेके आया है वो एक बॉक्स में भरेगा, वैल्यू एडिशन, पैकेजिंग, ये वो करके, वो ऊपर की मेरा 10,000 की जो मैं रॉ मटेरियल लाया था उसके ऊपर मेरा 500 रुपये का वैल्यू एडिशन प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। देन ही विल ट्राई टू सेल इट टू मी। तो कितने भाव पर वो बेचेगा, 10,000 तो लेगा क्योंकि वो कच्चा माल उतने में लाया था, प्लस 1,000 भी लेगा क्योंकि उसने उतना टैक्स भरा है, प्लस 500 लेगा, उतना उसका वैल्यू एडिशन प्रॉफिट मार्जिन है। तो कुल मिला के ये जो डिब्बा मुझे बिक रहा है दैट विल बी 11,500 रुपीज़। और वो बिकेगा तब सरकार बोलेगी ये भी बिक्री हुई, सेल टैक्स बनता है 10%, अर्थात वो रकम 11,500 प्लस उसका 10% मतलब 1150, अर्थात कुल मिला के मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 12,650 रुपये। अब ये जो लास्ट स्टेज पे मेरी जेब से टैक्स में गया पैसा 1,150, उसका ब्रेकअप करते हैं। ब्रेकअप इस तरह से हो सकता है 1,000 प्लस 100 प्लस 50। तो 1,000 का टैक्स कैसे बना, क्योंकि ऊपर जो माल सामान था खोखे में वो 10,000 का था, तो उसका 10% 1,000 बनता है। ये 50 रुपये कैसे आए, क्योंकि जेठालाल ने जो 500 रुपये का वैल्यू एडिशन किया था उसका 10%, तो उस हिसाब से 50 रुपये ये भी बराबर है। लेकिन ये 100 रुपये कहाँ से आए, वो 100 रुपये की गिनती जेठालाल ने कि मैं जो टैक्स भर के आया था वो टैक्स मैं वापस यहाँ पर गिनता हूँ और उसका 10%, अर्थात वो 1,000 रुपये भी मेरे सर पे डाले प्लस उसके ऊपर लगने वाला 100 रुपये का टैक्स, ऐसा करके मेरे सर पे और बोझ पड़ गया, राइट। सो दिस 100 रुपये जो है वो टैक्स ऑन टैक्स, दैट इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। दोहरे कराधान की समस्या, बहुतायत की समस्या, कोई भी सिंगल पॉइंट इनडायरेक्ट टैक्स हो, ये सेल टैक्स वगैरह, वहां पर ये कास्केडिंग इफेक्ट दिखती है। अंत में
अंत वाला जो ग्राहक है उसको वो चीज़ बहुत महंगे में पड़ती है इस कारण से। अब यहाँ से बचने के लिए सभी लोग जुगाड़ लगाते हैं। होलसेलर विलय पाठक बोलेगा कि बिना बिल के ही माल सामान बेचते हैं, तो सरकार को पता कैसे चलेगा, राइट? तो फिर टैक्स नहीं बनेगा। ऐसा करने पर ब्लैक मनी की समस्या बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं तो पैसा 10,000 भी दे तो रहा हूँ, बट उसके ऊपर वो लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं। अब सरकार इससे लड़ने के लिए इंस्पेक्टर लेके आएगी कि कौन व्यापारी बिना बिल के माल सामान बेच रहा है, जरा देखो। तो जेठालाल उसकी भी दवा करेंगे कि भाई वो कास्केडिंग इफेक्ट के नाम पे 100 रुपए सरकार को देने थे, तो ये इंस्पेक्टर को मैं 50 रुपए दे दूं, काम हो गया। बट अगेन दिस ब्राइबरी लीड टू मोर ब्लैक मनी प्रॉब्लम। फाइनल कस्टमर सोचेगा कि बिना बिल से माल सामान खरीद लिया तो मुझे सस्ते में पड़ रहा है, लेकिन बिना बिल के खरीदा अर्थात आपको वारंटी, कस्टमर प्रोटेक्शन, वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी। अर्थात ये सिंगल पॉइंट टैक्स और उसके ऊपर कास्केडिंग इफेक्ट, ये तो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? नई सिस्टम बनाई जाए जहां पर यह बोला जाए कि टैक्स मांगेंगे बराबर 10%, बट इट विल बी ओनली ऑन द वैल्यू एडेड एट द इंटरमीडिएट स्टेज, और फाइनल स्टेज के ऊपर, पूरी सेल के ऊपर कस्टमर पे टैक्स लगेगा। जरा समझे इसे, ओनली ऑन द वैल्यू एडेड। मान लीजिए विनय पाठक ने ये, उसके पास जो फोन का चार्जर, ईयरफोन, मोबाइल है, उसके आगे कुछ भी नहीं था, जीरो था, और उसने हवा में ही वो चीज़ पैदा कर दी और वो 10,000 में बेची। अर्थात वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 0 to 10,000 बराबर। वो 10,000 के ऊपर 10% टैक्स सरकार मांगे, वैल्यू एडिड टैक्स, तो कितना? 10,000 का 10% 1,000, अर्थात जेठा उतना विनय पाठक को देगा और वो जाके सरकार में जमा कराएंगे। एक बात। अब ये जो माल सामान लेके आए जेठालाल, उसके ऊपर 500 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन करते थे, तो उन्होंने मुझे ये खोखा कितने में बेचना चाहिए? 10,000। हाँ, उतना तो कच्चा माल है। 1,000 उनको बोल दिया जाए नहीं, वो तुम जो पहले टैक्स भर के आए थे वो तुमको क्रेडिट में मिल जाएगा, तो उसको मत गिनना, तो उसे नहीं गिनेंगे। लेकिन अपना जो 500 रुपये का वैल्यू एडिशन है वो तो वो गिनेंगे। अर्थात अब ये खोखा कितने में पड़ेगा? 10,500 में। अब ये बिकेगा, उस वक्त सरकार बोलेगी कि ये तो फाइनल स्टेज है सेल का, तो इस पर तो 10% मांगेंगे। अर्थात 10,500, उसका 10% क्या? 1050। मतलब मुझे ये माल सामान कितने में पड़ेगा? दिस प्लस दिस 11,550 रुपये में। अब ये वाले स्टेज पे सरकार को जो 1,050 रुपये मिले, उसका आप ब्रेकअप करिए। 1,000 रुपये बनते हैं क्योंकि वो 10,000 का कच्चा माल था, राइट? लेकिन जेठालाल जो आगे विनय पाठक को 1,000 रुपये टैक्स में भर के आए थे, वो उन्होंने नहीं गिने, क्योंकि सरकार ने उनको बोल दिया कि भाई ये मृणाल ने जो 1,050 दिए थे उनमें से आप 1,000 अपनी जेब में रख लेना, लाइक दैट यू गॉट द इनपुट क्रेडिट, तो वो गिनेंगे नहीं। इस कारण से उसके वो 1,000 के ऊपर जो पहले सेल टैक्स में 100 रुपये का कास्केडिंग इफेक्ट आता था, वो इधर वैट के अंदर और भविष्य में जीएसटी के अंदर नहीं आएगा। और 500 रुपये उसका 10% 50, हाँ वो तो बराबर है 10% ऑन द वैल्यू एडेड। तो इस प्रकार से कास्केडिंग इफेक्ट से हमने लड़ लिया। इसे ज़रा और रिफाइन करके समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट काम कैसे करता है। वैट सिस्टम में, जीएसटी सिस्टम में व्यापारी ने सरकार में कितना टैक्स जमा करना है, उसका फॉर्मूला है टैक्स रिसीव्ड ऑन द आउटपुट माइनस टैक्स पेड ऑन द इनपुट। तो जो रकम नेट आए उतना सरकार को देना है। अब जरा समझते हैं, विनय पाठक ने अपना माल सामान जेठा को बेचा, तो जेठालाल ने कितना टैक्स उनको दिया था? 1,000 रुपये, राइट? तो टैक्स रिसीव्ड ऑन आउटपुट विनय के लिए कितना है? 1,000। सिमिलरली जेठा ने मुझे फाइनल बॉक्स बेचा, तो मैंने उनको कितना टैक्स दिया था? 1,050 रुपये, तो वो उनके लिए लिखेंगे। आई एम द फाइनल कस्टमर, तो मेरे ऊपर ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। एक स्टेज माइनस टैक्सेस पेड ऑन द इनपुट। मैंने आपको बताया कि विनय पाठक के आगे कोई स्टेज नहीं था, उन्होंने हवा में ये मोबाइल फोन, चार्जर, प्लग इन सब बना दिए। अर्थात उन्होंने किसी से कोई सामान खरीदा नहीं होगा, सो ही डिड नॉट पे एनी टैक्सेस ऑन द इनपुट, तो वो जीरो हो गया उनके लिए। जेठालाल, उन्होंने तो इनपुट पे टैक्स पे किया था, वो 1,000 रुपये, राइट? मेरे पर ये लागू होगा नहीं। सो नाउ व्हाट गवर्नमेंट रिसीव, नेट निकालो आप, टैक्स रिसीव्ड ऑन आउटपुट माइनस टैक्स पेड ऑन इनपुट। विनय के लिए क्या है? 1,000 माइनस 0 इक्वल टू 1,000, अर्थात 1,000 रुपये उन्होंने सरकार में जमा कराने हैं। जेठालाल ने कितना? 1,050 टैक्स रिसीव्ड ऑन आउटपुट माइनस 1,000 रुपये टैक्स पेड ऑन इनपुट, तो नेट निकालो, पता चला 50 रुपये उन्होंने सरकार को जमा कराने हैं, बाकी उनकी जेब में सेटल हो गया। और मेरे ऊपर ये सूत्र लागू नहीं होगा, बट अल्टीमेटली आई एम द फाइनल कस्टमर, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स तो असल में मेरी जेब से ही ये ऊपर से घूम के जा रहा है। इसे जरा और रिफाइन करके समझे। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है।
इनपुट टैक्स क्रेडिट अर्थात मान लीजिए जनवरी 2018 को जेठालाल ने बहुत सारे मोबाइल फोन होलसेल वॉट एवर ही परचेज, अर्थात उसने टैक्स भरा होगा, टैक्स पेड ऑन इनपुट, मान लीजिए 10,000 रुपये उसने भरे थे और वो जितना माल सामान लेके आए उसमें से उसने जो थोड़ा ही बिका तो जनता ने जो पैसा दिया होगा साथ में टैक्स भी दिया होगा, सो टैक्स रिसीव्ड ऑन आउटपुट मान लीजिए 4,000 रुपये था। तो अब जेठालाल के एक डिजिटल वॉलेट आप विजुलाइज करिए, उसके अंदर ये क्रेडिट का पैसा जमा होगा। क्रेडिट कितनी होगी, इनपुट माइनस आउटपुट यहाँ पर, तो 10,000 माइनस 4,000 कितना होगा, 6,000 रुपये उसके एक डिजिटल वॉलेट में जमा हो जाएंगे। जैसे पेटीएम के अंदर आपका वॉलेट में कैशबैक मिल जाता है, सिमिलरली समथिंग इज हियर। पेटीएम वॉलेट का में आपका नंबर क्या होता है, जो आपने मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाया, उसी प्रकार वैट के अंदर भी ऐसा कोई डिजिटल वॉलेट सिस्टम है जहां पर व्यापारी का अकाउंट कैसे खुलता है, उसका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर 3 नंबर होता है। सिमिलरली जीएसटी के अंदर क्या होगा, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन अकाउंट नंबर, GSTIN, उस हिसाब से उसका ये जो डिजिटल वॉलेट है वहां पर इनपुट क्रेडिट जमा होती रहेंगी और आगे चल के सरकार में वो टैक्स भरते वक्त वो उसको काम आएगी। समझते हैं। जनवरी में तो ये केस था, फरवरी में मान लीजिए कि उसने नया कोई स्टॉक खरीदा नहीं, तो टैक्स पेड ऑन इनपुट क्या होगा, 0, और बाकी का उसका जो जनवरी वाला स्टॉक था वो बिक गया थोड़ा, और वहां पर जनता ने जो टैक्स भरा होगा 5,000 जेठालाल ने कलेक्ट किया। अब ये पैसे असल में तो सरकार में उसने जमा कराने थे, बट इट विल बी एडजस्टेड विद द क्रेडिट, अर्थात जो 6,000 रुपये उसके डिजिटल वॉलेट में थे उसमें से 5,000 सरकार ले लेगी, तो बचा कितना, 1,000 रुपये, एंड लाइक दैट दिस साइकिल विल कंटिन्यू। समझ में आ गया हो तो उत्तम, नहीं तो मित्रों रट्टा मारो जिंदाबाद। क्या कि भाई डीलर गेट्स क्रेडिट ऑन द टैक्सेस ऑलरेडी पेड ऑन हिज इनपुट्स एंड लेटर दिस इनपुट क्रेडिट्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू ऑफसेट द टैक्स लायबिलिटी। पर ये सारा खेल खेलना है तो बैकएंड में ये सारे डिजिटल वॉलेट है, वहां पर आपने इनवॉइस दिखा के सारी एंट्री की जाएगी, अर्थात देयर विल बी सेल्फ पुलिसिंग। अगर जेठालाल ने कहीं पे भी एक इनवॉइस बनाया था तो फिर क्लेम करने के लिए वो आगे और पीछे सभी लोगों को बोलेगा सप्लाई चेन में कि नहीं ये इनवॉइस बनाओ। सो लाइक दैट इट विल इनकरेज सेल्फ पुलिसिंग। तो इंस्पेक्टर राज सरकार ने अपनी तरफ से नहीं रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, ब्राइबरी विल डिक्लाइन एंड एवरीथिंग। ओके, वैट, जीएसटी, इनपुट क्रेडिट, जिससे हम लोग कास्केडिंग इफेक्ट से लड़ते हैं, बट ये तो जैसे कि मैंने सीधा आपको क्लाइमैक्स ही बता दिया। इससे पहले फिल्म शुरू कब हुई थी, सबसे पहले था सैनवेट, उसके बाद आया मॉडवेट, फिर वैट आया, फिर अब जीएसटी आने वाला है। तो ये सैनवेट चीज क्या थी, गाड़ी का उत्पादन होगा मैन्युफैक्चरिंग, तो उस पर लगेगा उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। अब रतन टाटा गाड़ी बना रहे हैं तो ही विल पे द एक्साइज ड्यूटी, बट हो सकता है गाड़ी को बनाने के लिए बैकएंड में उन्होंने स्टील खरीदा होगा, स्टीयरिंग व्हील के अंदर प्लास्टिक के कुछ पुर्जे खरीदे होंगे, सीट के रबर कुशन, टायर वगैरह, राइट। तो बैकएंड में जो जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने भी उत्पादन किया, तो उनके ऊपर भी ये उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी लगा होगा। और वो सारे स्पेयर पार्ट रतन टाटा लेके आए, उन्होंने गाड़ी बनाई तो वापस उसके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी। सो टैक्स पे टैक्स, कास्केडिंग की इफेक्ट वहां पर देखने को मिलती थी। परिणाम स्वरूप गाड़ियां बहुत महंगी हो जाती थी क्योंकि कास्केडिंग इफेक्ट। और दूसरा, रतन टाटा ये कास्केडिंग इफेक्ट और उसके चलते गाड़ी महंगी होती है, उससे बचने के लिए हमेशा हो सके तब तक सभी प्रकार की चीज़ों का अपनी ही फैक्ट्री में उत्पादन करने का प्रयत्न करते। फिर वो चाहे वो उसका रियर व्यू मिरर बनाना हो या स्टीयरिंग व्हील के अंदर कुछ प्लास्टिक के बटन लगाने हो, सारी चीज़ कि अपने टाटा फैक्ट्री में ही लगाओ। कहीं दूसरे लघु उद्योग से बनाकर हमने एंसिलराइजेशन के स्वरूप में खरीद लिया तो उसके ऊपर तो कास्केडिंग इफेक्ट आएगी। सो लाइक दैट इट वाज हर्टिंग द इकोनॉमी एंड द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसकी दवा करने के लिए फ्रांस के लोगों ने तो 50 से ही एक्साइज ड्यूटी के ऊपर इनपुट क्रेडिट देना शुरू कर दिया था ताकि कास्केडिंग बंद हो जाए। 70s में भारत के अंदर भी एलकेजा कमेटी ने ऐसी सिफारिश की और वो लागू करके बोला गया कि भाई उद्योगपति जो भी उत्पादन कर रहा है उसके बैकएंड में उसने जो भी रॉ मटेरियल खरीदा उसके ऊपर जो भी एक्साइज ड्यूटी भरी जा चुकी हो तो इनपुट क्रेडिट का पूरा सिस्टम चलेगा, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया। सो दैट वाज कॉल्ड मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स रिजीम, जिसके अंतर्गत इनपुट क्रेडिट वाज प्रोवाइडेड ऑन द एक्साइज पेड ऑन द रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, और 86 से ये लागू हुआ। ये तो बराबर चल रहा था, बट आगे चल के 94 में सर्विस टैक्स भी आ गया। अब अगर गाड़ी बन रही है तो बैकएंड में हो सकता है रतन टाटा ने उसकी गाड़ी की डिज़ाइन करने के लिए उसको कैसे मार्केट करना, उसके कोई कंसल्टेंट रखे होंगे, उसका कोई सर्विस के लिए कॉल सेंटर बनवाया होगा, उन सभी चीज़ों पे लगता था सर्विस टैक्स। बट वो सारी चीज़ों पर
टाटा को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता नहीं था, सो कास्केडिंग इफेक्ट कंटिन्यू, राइट। तो उससे लड़ने के लिए क्या, तो बोला गया ये मॉडवेट को बंद करो, उसको अपडेट करके लेके सैनवेट सिस्टम, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स रिजीम, जिसके अंदर इनपुट क्रेडिट वाज प्रोवाइडेड टू बोथ एक्साइज एज वेल एज द सर्विस टैक्स पेड ऑन द बैक एंड स्टेजेस, और उसकी क्रेडिट और वो पूरी डिजिटल वॉलेट जैसा विजुलाइज करो। टाइमलाइन के स्वरूप में जरा पूरा समझ लेते हैं। 1944 में सेंट्रल एक्साइज एक्ट आया, तो उत्पाद के ऊपर ये उत्पाद शुल्क लगा, बट मैंने बताया बैकएंड में जो चीज़ पहले इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स और उसकी कास्केडिंग इफेक्ट चलती थी, लड़ने के लिए एल के झा कमेटी ने जो सिफारिशें की, तो 86 में राजीव गांधी के समय में मॉडवेट लेके आए कि उसके ऊपर इनपुट क्रेडिट दिलवाएंगे। आगे चल के 94 में राजा चेलिया कमेटी ने सिफारिश की नरसिम्हा राव को कि सर्विस टैक्स नाम की चीज़ होनी चाहिए, तो उन्होंने फाइनेंस एक्ट में वो नया चैप्टर बनवाया। अब सर्विस टैक्स आ गया तो वापस कास्केडिंग इफेक्ट शुरू हो गई उत्पादन के दौरान। उससे लड़ने के लिए साल 2000 में वाजपेयी सरकार लेके आई सैनवेट सिस्टम। ये तो पूरा मसला हुआ मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर, परंतु ये चीज़ जब बिक्री होने को जाएगी तो वहां पर लगेगा सेल टैक्स, और सेल टैक्स में तो कास्केडिंग इफेक्ट की समस्या थी, पहले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया। उससे लड़ने के लिए क्या, तो साल 2005 से लेके 8 तक एक एक करके सभी राज्यों ने वैल्यू एडेड टैक्स रिजीम लेके आए कि जहां पर इनपुट क्रेडिट मिले। और नरेंद्र मोदी अब 2017 में क्या कर रहे हैं, ये पुराना वाला सब कुछ बंद और उसके बदले केवल एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जहां पर भी इनपुट क्रेडिट तो मिलेगी। नए इकोनॉमिक सर्वे में अरविंद सुब्रमण्यम ने एक टाइमलाइन दी है कि भारत में सबसे पहले वैट किसने लागू किया, हरियाणा ने, फिर अलग अलग राज्य, अंत में तमिलनाडु, और उसके बाद उत्तर प्रदेश ने 2008 में इसको लागू किया था। दोस्तों, कास्केडिंग इफेक्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मॉडवेट, सैनवेट, वैट समझ लिया, और ये हर एक चीज़ पे इनपुट क्रेडिट तो मिलती थी, तो फिर ये नया जीएसटी लाने की क्या जरूरत पड़ी, दैट इज आवर सेकंड टॉपिक। जेठालाल मोबाइल पे करके बेच रहे हैं, उसके ऊपर इनपुट क्रेडिट मिलता है, पर क्या उनका कार्य इतने तक सीमित है? नहीं, वो उनका वर्कशॉप होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते होंगे, ये जो माल सामान आता है जाता है तो रिक्शा टैक्सी भाड़ा लगता होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी है तो उस पर राज्य सरकार अपने टैक्स मांगती है। ये जो रिक्शा टैक्सी टेम्पो वहाँ पर पेट्रोल डीजल लगा तो उसके रिफाइनिंग स्टेज पे लगता है केंद्र सरकार का एक्साइज टैक्स, और बिक्री होती है तो राज्य सरकार का वैट लगता है, राइट। तो वो सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या, मैं ऐसे मोबाइल बेच रहा हूँ ऐसा विज्ञापन देने के लिए पूरे सिटी के अंदर अगर जेठालाल एडवर्टाइजमेंट बैनर लगाएं तो वो होर्डिंग के ऊपर राज्य सरकार का एडवर्टाइजमेंट टैक्स लगेगा, उसका अलग से वैट में इनपुट क्रेडिट कुछ जगह मिलता है, कुछ जगह नहीं मिलता है। अगर किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे वो विज्ञापन देने को जाएंगे तो वहाँ केंद्र सरकार का सर्विस टैक्स लगेगा, उसके ऊपर स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस लगेगा। अब ये जो सेस सरचार्ज की रकम है वो इनपुट क्रेडिट के अंदर मिलती नहीं है। जेठालाल एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना माल सामान बेचेंगे, केंद्र सरकार का सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है, बट उसका इनपुट क्रेडिट का डिजिटल वॉलेट अलग होता है, तो वो पैसा फिर ये सर्विस टैक्स या एडवर्टाइजमेंट टैक्स या किसी और की लायबिलिटी के लिए आप यूज नहीं कर सकते। सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर देयर, जिसके चलते कास्केडिंग इफेक्ट तो अभी भी जारी है। ये सारी चीजें अच्छे आशय से बनाई गई, बट इट इज नॉट स्मूथ एंड स्ट्रीमलाइन। दवा ये हो सकती है कि केंद्र सरकार अपना ये मैन्युफैक्चरिंग पे लगने वाला एक्साइज, सर्विसेज पे लगने वाला सर्विस टैक्स, उसके ऊपर लगने वाले कृषि कल्याण, स्वच्छ भारत ऐसे सेस सरचार्ज, ये सब कुछ खत्म कर दे, उसके बदले बोले कि हमारा केवल एक ही टैक्स रहेगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी, और जेठा भाई आपका एक डिजिटल वॉलेट होगा, वहां पर उसकी इनपुट क्रेडिट आपको मिलेगी। उसी प्रकार राज्य सरकार बोल दे कि हमारा ये वैल्यू एडेड टैक्स, परचेज टैक्स, एडवर्टाइजमेंट, एंटरटेनमेंट, ये सारे टैक्स, उस पर लगने वाले सेस सरचार्ज वो सब बंद, उसके बदले केवल एक स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी लगेगा, और जेठा भाई आपके एक दूसरा डिजिटल वॉलेट बनाएंगे, वहां पर उसकी क्रेडिट आपको मिलती रहेगी। अगर ऐसा कुछ किया गया तो फिर ये कास्केडिंग इफेक्ट एकदम खत्म हो जाएगी और रामराज प्रजा सुखी हो जाएगी। तो मित्रों, इन आशय से अभी एक्साइज वैट सिस्टम है उसको बदल के हम लोग ये जीएसटी सिस्टम ला रहे हैं। तो फर्क समझ ले, पहले क्या होता था। एक्साइज वैट के समय में कुछ ऐसा होता था, अपने गुजरात, अहमदाबाद, उसके बाजू में साणंद में नैनो का प्लांट है, तो प्लांट में जब नैनो का मैन्युफैक्चरिंग होगा, उत्पादन होगा, तो उस पर केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क एक्साइज लगती थी। अब वही गाड़ी मान लीजिए गुजरात में बिकी तो उस पर राज्य सरकार का स्टेट वैट लगता था, वाणिज्य वेरो, ये एक काम हुआ। अब एक्साइज वैट सिस्टम खत्म, उसके बदले आएगा जीएसटी सिस्टम, वहां पर
साणंद में नैनो बन रही है तो उत्पाद हुआ, अब उत्पाद पे उत्पाद शुल्क नहीं सीजीएसटी लगेगा, मतलब एक्साइज के बदले अब से मांगेंगे सीजीएसटी। वही गाड़ी अगर गुजरात में बिकी तो पहले मांगते थे वैट, उसके बदले मांगेंगे राज्य सरकार वाले एसजीएसटी। ये तो हमने मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड विद इन द स्टेट समझ लिया कि गुजरात में ही बना और गुजरात में ही बिका तो पहले एक्साइज वैट लगता था, अब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। व्हाट अबाउट इंटर स्टेट ट्रेड? पहले के समय में क्या था, अपने साणंद के अंदर गाड़ी बनी तो उत्पाद पे उत्पाद शुल्क एक्साइज लगती थी। अब वो गाड़ी मान लीजिए गुजरात में नहीं उत्तर प्रदेश में बिकने को गई तो हमारे राज्य का वैट नहीं लगेगा, जो डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश है वहाँ की राज्य सरकार का स्टेट वैट लगेगा। और एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक्री हो रही है उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली द केंद्र सरकार इज एम्पावर्ड टू इम्पोज सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में बिकने वाली चीज पर केंद्र सरकार वाले ये सीएसटी लगाते थे, बट इन प्रैक्टिस वो टैक्स में जमा हुई सारी रकम एक्सपोर्टर स्टेट को असाइन कर दी जाती थी। अर्थात गुजरात सरकार को वैट तो यहाँ पर नहीं मिलता बट वो सीएसटी में वो पैसा मिल जाता था। पहले का सिस्टम ये रहा। अब जीएसटी में सिस्टम क्या आएगा, गुजरात के साणंद में उत्पादन हुआ तो उत्पाद के ऊपर अब उत्पाद शुल्क एक्साइज नहीं सीजीएसटी लगेगा। और अब गाड़ी बिक रही है बट गुजरात के अंदर नहीं बिक रही, सो राज्य सरकार का एसजीएसटी नहीं, परंतु जिस राज्य में बिक रही है यूपी में तो यूपी एक का एसजीएसटी लगेगा। और इन रियलिटी दोनों राज्य में वो रेट तो एक समान ही होगा, तो डेस्टिनेशन वाले राज्य को एसजीएसटी का पैसा मिलेगा। और पहले जो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार के वक्त लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स वो खत्म, उसके बदले कोई टैक्स अलग से नहीं लगेगा। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में जब इस प्रकार से ट्रेड हो रहा है तो उस वक्त केंद्र सरकार इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी के नाम पर पूरी रकम एक साथ वसूल लेगी और फिर सीजीएसटी का हिस्सा केंद्र को अपनी जेब में रखेगी और एसजीएसटी का हिस्सा वो जो डेस्टिनेशन स्टेट है उसको दे दिया जाएगा। इसको जरा रिफाइन करके समझे। इंटीग्रेटेड जीएसटी वो कोई टैक्स नहीं है मित्रों, इट इज अ सिस्टम। समझिए, गुजरात के साणंद में नैनो गाड़ी का उत्पादन हुआ, उसके ऊपर पहले लगता था उत्पाद शुल्क एक्साइज, उसके बदले अब क्या लगेगा सीजीएसटी। मान लीजिए केंद्र ने बोला ये मैन्युफैक्चरिंग पे हम मांगेंगे 12% सीजीएसटी, और ये गाड़ी उत्तर प्रदेश में बिकने को गई तो वहां की राज्य सरकार पहले मांगती थी वैट, अब वो बोलेगी एसजीएसटी चाहिए, मान लीजिए वो 18% है। तो पूरी सिस्टम के ऊपर अलग अलग से नहीं, एक ही साथ से आईजीएसटी के स्वरूप में 30% टैक्स, दैट इज द सम 12% प्लस 18% कितना होगा 30%, उतना मांगा जाएगा। अर्थात 1 लाख की गाड़ी उसके ऊपर लाख के ऊपर 30% के हिसाब से 30,000 रुपये। ऐसा नहीं कि 30 प्लस 12 प्लस 18 वो तो बहुत बड़ी रकम। प्लीज अंडरस्टैंड, आईजीएसटी इज नॉट अ टैक्स बट अ सिस्टम टू कलेक्ट द केंद्र सरकार और राज्य सरकार का टैक्स एक साथ में वसूल करने का सिस्टम है ये। इंटरस्टेट ट्रेड के ऊपर आईजीएसटी सिस्टम फिट करने का आशय ये है ताकि इनपुट क्रेडिट सेटल करने में सुविधा रहे। समझते हैं, रतन टाटा गुजरात के साणंद फैक्ट्री में नैनो गाड़ियां बना रहे हैं तो बैकएंड में हो सकता है कि उन्होंने कुछ रॉ मटेरियल जैसे कि स्टील रबर वगैरह बिहार से इंपोर्ट किया होगा। अब पहले ऐसा रॉ मटेरियल वो यूज करते तो याद करो मॉड वेट और सैंड वेट, उस हिसाब से उनको क्रेडिट मिलती। यस, सो सिमिलरली ऑन दैट लॉजिक अब वो एक्साइज कर रहे हैं तो सीजीएसटी की क्रेडिट मिल रही होगी। ऐसा करके मान लीजिए उन्होंने 20,000 रुपये की उनके डिजिटल वॉलेट में क्रेडिट जमा है। एक बात सामने, ये जो कुछ गाड़ियां उन्होंने पहले बनाई थी हो सकता है वो गुजरात राज्य के अंदर ही बेची हो, तो पहले वैट क्रेडिट मिलता था, अब क्या मिलेगा एसजीएसटी क्रेडिट। ऐसा करके भी मान लीजिए टाटा के अकाउंट में 20,000 रुपये एसजीएसटी में जमा है। अब ये जो एक नई गाड़ी बनाई 1 लाख रुपए की, वो आप यूपी में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो पहले तो ये गाड़ी बनी मतलब एक्साइज के नाम पे केंद्र सरकार ने मांगा 12,000 रुपये सीजीएसटी, सो दैट इज एडजस्टेड आईजीएसटी वाले सिस्टम के हिसाब से, राइट। तो अब टाटा के जो सीजीएसटी वाला वॉलेट था वहाँ 20,000 में से 12,000 सरकार को जमा और बाकी बचे 8,000। उसी प्रकार ये गाड़ी यूपी में बिकी तो पहले लगता था वैट, अब लग रहा है उनका एसजीएसटी, वो मांग रहे हैं 18,000, तो वो भी अपने गुजरात राज्य के अंदर जो रतन टाटा का एसजीएसटी वॉलेट होगा वहां से पैसे एडजस्ट कर दिए जाएंगे, तो अब बचे कितने 2,000। इन रियल लाइफ दोस्तों जरा सोचिए, रतन टाटा का एसजीएसटी डिजिटल वॉलेट तो बैकएंड में वो तिजोरी में माल कहाँ पर होगा, गुजरात राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के अंदर। यस, अब वो पैसा वहां से मतलब कि 18,000 रुपये कुरियर करने होंगे उत्तर प्रदेश के वाणिज्य विभाग को।
बट सामने हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की कोई चीज़ यहाँ पर आई हो और उस हिसाब से उन्होंने हमें कुछ पैसा भेजना हो। सो अल्टीमेटली इट विल बी लाइक अ नेफ्ट सेटलमेंट। नेफ्ट सिस्टम आप याद करो कि एसबीआई वाले ग्राहकों ने एक्सिस में 10 लाख भिजवाने थे और एक्सिस वाले ग्राहकों ने एसबीआई में 8 लाख भिजवाने थे, तो वो 10 लाख और 8 लाख गाड़ियां भर के एक दूसरे को नहीं भेजेंगे। नेट आवरली सेटलमेंट के हिसाब से 10 माइनस 8 2 लाख का ही एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। सिमिलर थिंग विल हैपन हियर ऑल्सो। गुजरात की एसजीएसटी की कुल तिजोरी में पैसा, यूपी की एसजीएसटी में कुल तिजोरी में पैसा और किसको कितना देना है, अल्टीमेटली दे विल एडजस्ट। इस प्रकार से कुछ कुछ महीनों के अंतराल में वो करेंगे। समझ में आ गया हो तो उत्तम, अदरवाइज रट्टा मारो जिंदाबाद। क्या भाई, इंटर स्टेट ट्रेड के दौरान केंद्र सरकार इंटीग्रेटेड जीएसटी वसूलेगी, वहां पर भी डीलर की लायबिलिटी क्या होगी, टैक्स कलेक्टेड ऑन आउटपुट माइनस टैक्स पेड ऑन इनपुट, और वो उस हिसाब से उसको इनपुट क्रेडिट मिलेगी। लेकिन वो क्रेडिट आईजीएसटी करके तीसरा डिजिटल वॉलेट नहीं, बैकएंड में तो 2 ही वॉलेट हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, वो 2 के अंदर वो पैसा चला जाएगा। और जो सीजीएसटी की क्रेडिट है वो केवल केंद्र सरकार के टैक्स सेटलमेंट के लिए यूज कर सकते हो आप, और राज्य सरकार के टैक्स सेटलमेंट के लिए आप एसजीएसटी की स्ट्रीम यूज कर सकते हो। आपस में यहाँ का पैसा वहां पर उस प्रकार से व्यापारी यूज नहीं कर सकता। दिस टू आर यू कुड विजुअलाइज इट लाइक दिस कि एक पेटीएम का वॉलेट है और दूसरा एयरटेल का वॉलेट है, आपस में नहीं यूज कर सकते। ऐसा इसलिए मित्रों क्योंकि पहले जो सैनवेट सिस्टम था वहां पर केंद्रीय करों पर आपको सैनवेट क्रेडिट मिलता था और राज्य सरकार का वेट सिस्टम वहां स्टेट वेट क्रेडिट मिलता था। तो ये 2 जो डिजिटल वॉलेट वहां भी एक का पैसा दूसरे में ऐसी इंटरऑपरेबिलिटी नहीं थी। वाई? बिकॉज इन द 7th शेड्यूल वी डोंट हैव कॉन्करेंट पावर्स ऑन टैक्सेशन। अगर ऐसा सब कुछ करने गए तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा। अब तक हमने समझ लिया कि सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, परंतु एक और भी चीज है भाई, ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब दिल्ली पुडुचेरी को छोड़ के, वहां के ऊपर क्या, वहां अलग से यूटीजीएसटी सिस्टम होगा। बट अल्टीमेटली जो अब तक सिद्धांत समझे ऐसे ही काम होगा। मान लीजिए मुंबई के अंदर किसी चीज का उत्पादन हुआ तो उत्पाद पे क्या लगता था पहले, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, अब क्या लगेगा, सीजीएसटी, ये तो लगेगा। और वो चीज अगर दीव में बिकने को जाए तो क्या लगेगा, गुजरात राज्य का एसजीएसटी नहीं, वहां पर लगेगा दीव के ऊपर का यूटीजीएसटी। मित्रों, भारत में कहीं पर भी उत्पादन हो तो उस पर उत्पाद शुल्क, एक्साइज तो बनेगा। तो इट डजंट मैटर, मुंबई में, तमिलनाडु में, कहीं पे भी उत्पादन हुआ तो एक्साइज बनता था, उसके बदले अब क्या बनेगा, सीजीएसटी। ठीक है। सो ऑन दैट लॉजिक सोचिए, अगर चंडीगढ़ के अंदर कोई चीज बनी, उत्पादन हुआ तो सीजीएसटी तो लगेगा, यस। और वो चीज अगर दिल्ली में बिकने गई तो क्या लगेगा, दिल्ली राज्य सरकार का पहले लगता था वेट, तो अब क्या लगता होगा, एसजीएसटी। और वन स्टेट टू अनदर है, मतलब आईजीएसटी के स्वरूप में वो लिया जाएगा एंड देन इट विल बी सेटल। अब उसका रिवर्स सोचिए, दिल्ली के अंदर कोई चीज बनी तो उत्पाद हुआ तो उत्पाद शुल्क, पहले एक्साइज लगता था, अब सीजीएसटी लगेगा। और चंडीगढ़ में बिकने को आई तो वहां पर क्या लगेगा, बिक्री कर, सेल टैक्स के नाम पे क्या लगेगा, यूटीजीएसटी। ठीक है, बिकॉज इट इज यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। एक आखिरी वाला ट्राई करते हैं। तमिलनाडु में कोई चीज बनी तो उस पर क्या लगेगा, उत्पादन हुआ, उत्पाद शुल्क, एक्साइज के नाम पर अब सीजीएसटी। और वो चीज पुडुचेरी में बिकने जाए तो वहां पर बिक्री हो रही है, सेल हो रहा है, तो क्या लगेगा, एसजीएसटी। और एक राज्य से दूसरे राज्य में, मतलब ओवरऑल आईजीएसटी सिस्टम से काम चलेगा, बट देन द स्ट्रीम्स विल बी एडजस्टेड लाइक दैट। ये भी समझ में आ गया तो उत्तम, नहीं तो रट्टा मारो जिंदाबाद। क्या इनपुट्स पर भुगतान की गई सीजीएसटी क्रेडिट का प्रयोग केवल सीजीएसटी के भुगतान के लिए किया जा सकता है, तथा इनपुट पर भुगतान की गई यूटीजीएसटी क्रेडिट का प्रयोग केवल यूटीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी का केवल एसजीएसटी के लिए। सो इन अदर वर्ड्स, द टू स्ट्रीम ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्रॉस यूटिलाइज्ड एक्सेप्ट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस। वो स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस क्या है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए काम के, अपने लिए काम के नहीं। बट बेसिकली देर आर 3 डिजिटल वॉलेट, ऐसा वो विजुलाइज करो, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। तो दोस्तों, कास्केडिंग, वेट, सैनवेट, मोडवेट वो समझ लिया। जीएसटी, उसके कंपोनेंट, आईजीएसटी, वो टैक्स नहीं, वो तो सिस्टम है। असल में टैक्स तो 3 है, क्या, सीजीएसटी केंद्र का, एसजीएसटी राज्यों का, और यूटीजीएसटी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा नहीं, ये समझ लिया। अब ये सारी चीजें लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पॉलिटी एंगल, वो सब नाउ वी विल स्टार्ट।
2007 के बजट में चिदम्बरम ने बोला कि भाई जीएसटी भारत में लागू करना मांगता है और वो साल 2010 से मैं लागू करवाऊंगा। पर क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के अलग अलग टैक्स नाबूद करके वो पूरी क्रेडिट सेटलमेंट सिस्टम वगैरह बनाना है, सो वी हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो साल 2011 में 115th अमेंडमेंट बिल लेके आए, पर वो लोकसभा में लॉन्च हो गया। लेकिन चिदम्बरम के इरादे बुलंद थे, तो साल 2013 में उन्होंने GSTN प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई, ताकि ये भविष्य में जब जीएसटी हो तो उसका पूरा ऑनलाइन कामगिरी ये लोग देख सके। GSTN क्या है आगे आज लेक्चर में हम देखेंगे। तो 2013 ये किया गया। फिर 2014 में अगेन लोकसभा के अंदर 122nd अमेंडमेंट बिल लाया गया जीएसटी पूरा लागू कराने के लिए। साल 2015 में राज्यसभा लोकसभा दोनों ने पास किया। फिर उसमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता हुई, तो 2016 अगस्त में वापस अमेंडमेंट के साथ पास किया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो आपसी टैक्सेशन फीजल रिलेशन थे उसमें ये बदलाव ला रहा है। सो इट इज़ नॉट सम ऑर्डिनरी थिंग, स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास कराना पड़ेगा। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग से टोटल मेंबरशिप, उसमें मेजोरिटी मतलब 50% से ज़्यादा वोट मिलना चाहिए। टोटल मेंबरशिप मतलब कोई सांसद एब्सेंट है, मर गया, पोजीशन वेकेंट है, बाईपोल होना बाकी है, वो सब इग्नोर दैट। टोटल वहाँ पर सीट स्ट्रेंथ क्या है उसका मेजोरिटी आपको लेना पड़ेगा, उतने वोट आने चाहिए, एक बात। और दूसरा, जितने लोग वो सेशन में प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3 मेजोरिटी, उतना आके पहले तो आपने केंद्र के अंदर ये पास कराना पड़ेगा। उसके बाद एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब कम से कम 15 विधानसभाओं के अंदर इसको सिंपल मेजोरिटी के साथ आपने पास कराना पड़ेगा। वो काम भी हो गया। आसाम ने सबसे पहले पास कराया, अंत में उड़ीसा ने। तो असल में तो उम्मीद से ज़्यादा 16 लोगों ने पास कर दिया। फिर जाके प्रेसिडेंट के पास ये बिल गया, ही साइंड इट इन 2016 सितंबर, और जब बिल साइन हो गया देन इट बिकम्स एक्ट। तो जो 122nd अमेंडमेंट बिल था वो एक्ट बना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का कितनी भी बार का सुधार किया गया, 101st नंबर का ये सुधार किया गया। सो 101st अमेंडमेंट एक्ट बना। उसके बाद साल 2016 सितंबर महीने में ही ये काम खत्म होने के बाद तुरंत प्रेसिडेंट ने जीएसटी काउंसिल को नोटिफाई कर दिया कि वो ये काम शुरू करे। प्लस सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, उसको पूरा कंप्यूटराइज कॉर्पोरेटाइज करने के लिए प्रोजेक्ट सक्षम लॉन्च किया गया। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को रिफॉर्म करने के लिए प्रोजेक्ट एरो लॉन्च किया गया, ऐसा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम को ये जीएसटी के लिए मजबूत करने के लिए ये प्रोजेक्ट सक्षम लॉन्च किया गया। आगे साल 2000 नवंबर के महीने से जो व्यापारी पहले एक्साइज सर्विस वैट भरते थे, धीरे धीरे उनको वो जीएसटी के ऑनलाइन पोर्टल में उनका माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया गया। और अब जीएसटी लागू होने वाला है ये वाली तारीख से। मैंने जानबूझ के इस स्लाइड में बाकी रखा है, ऐसा तो 1 जुलाई 2017 से लागू होना चाहिए, बट जब भी हो तो आप खुद से वो टाइप करके एडिट कर देना। वो लोग बोल रहे हैं सितंबर से, ये वो कर गए, जब हो तो आप एडिट खुद से कर लेना। टैक्स शेयरिंग, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जब व्यापार होगा तो उसके ऊपर आईजीएसटी, नाउ आईजीएसटी इज नॉट अ टैक्स, इट इज अ सिस्टम। तो वो सिस्टम के जरिए जो टैक्स का पैसा लिया उसमें से केंद्र को कितना देना है और राज्य को कितना देना है, उसकी पूरी मेथड, कंप्यूटेशन, मॉडलिटीज, किस तारीख को सेटल करना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें कौन तय करेगा? जीएसटी काउंसिल। अब उस हिसाब से केंद्र सरकार को जो पैसा मिल गया सीजीएसटी, वो भी उन्होंने राज्यों के साथ तो शेयर करना पड़ेगा। आप याद करो, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सर्विस, एक्साइज, ये सब केंद्र सरकार के कर हैं, बट वहां पर भी राज्यों का तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिस्सा बनता है। यस, सो ऑन द सेम लॉजिक, जब ये एक्साइज और सर्विस चला गया, उसके बदले अगर सीजीएसटी है तो वो भी, उसमें भी राज्यों का हक तो उस हिसाब से बनेगा। सो हु विल डिसाइड दैट शेयरिंग? वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा। और वहां पर भी सेम थिंग, वर्टिकल डेवोल्यूशन कितना, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन कितना, दैट इज एंटायरली डोमेन ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड नॉट ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो ये सारी चीज़ों को लागू करने के लिए संविधान में जो संशोधन किया गया 101st अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद नया क्या आर्टिकल आ गए 246A, जिसके अंतर्गत राज्यों को भी गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर टैक्स लेने के पावर दिए गए। पहले केवल ये पावर केंद्र के पास था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया
कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब गुड्स एंड सर्विसेज का व्यापार होगा उसके ऊपर तो केवल केंद्र ही टैक्स ले सकता है। और वो कैसे? आईजीएसटी सिस्टम से। और वो लागू करने के लिए कानून कौन बनाएगा? तो पार्लियामेंट कानून बनाएगी। उस हिसाब से जो आईजीएसटी सिस्टम में टैक्स लिया गया उसमें केंद्र का कितना हिस्सा और राज्य का कितना हिस्सा, वो सारी चीजें कौन तय करेगी? दैट मनी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिसाइडेड बाय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। और फिर उस हिसाब से केंद्र को जो टैक्स में पैसा मिल गया, पहले जैसे सर्विस एक्साइज मिलता था अब मिलेगा सीजीएसटी, उसमें से भी उन्होंने राज्यों को तो हिस्सा देना पड़ेगा। मैंने पिछली स्लाइड में आपको जो बताया वो कौन तय करेगा? फाइनेंस कमीशन तय करेगा, ऐसा 270 आर्टिकल में बोला गया। एंड देन फाइनेंस कमीशन कैसे बनेगा उसका तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है ही, पर ये जीएसटी काउंसिल भी बनानी है तो उसका प्रावधान करने के लिए 279A उस हिसाब से जीएसटी काउंसिल प्रेसिडेंट बनाएंगे। अब प्रश्न, ये चीज जम्मू कश्मीर में लागू होगी कि नहीं? मित्रों यहाँ पर 246-A देखो कि राज्यों को गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर टैक्स लेने का पावर दिया गया, परंतु फाइनेंस एक्ट 1994 जिसके अंदर तो केवल केंद्र सरकार के पास सर्विस टैक्स लेने का पावर था और जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने तो वो सर्विस टैक्स वाली सिस्टम नहीं लगाई, राइट। सो उन्होंने अलग से ये सारी चीजें पहले सुधारनी होंगी, अपने कानून बदलने होंगे, तब जाके ये चीज लागू हो सकती है। ऐसी पीटीआई ने मार्च 2017 में खबर दी, जम्मू कश्मीर विल हैव टू पास स्पेशल लॉज टू मेक जीएसटी एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ दिस सर्विस टैक्स थिंग। जेटली ने उनको आश्वस्त किया कि आप ऐसा करिए, आर्टिकल 370 का हम मान रखेंगे, आपको परेशानी ना हो, इस प्रकार से पूरी हम सिस्टम बनाएंगे। फिर जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर द्राबू उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तो फिर नेक्स्ट असेंबली सेशन में विधानसभा में ऐसा कुछ बिल हम जीएसटी के लिए रखेंगे। जीएसटी को ऑपरेशनलाइज करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनेगी अंडर द आर्टिकल 279A। प्रेसिडेंट जीएसटी काउंसिल वस्तु एवं सेवा कर परिषद बनाएंगे। अब ये परिषद के अंदर कुछ ऑफिसर्स भी बैठेंगे, बट दे विल नॉट हैव द वोटिंग पावर्स। ऐसा कौन कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री के 5 डिपार्टमेंट, उसमें एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो उसके जो रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं, ही विल बी द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ दिस काउंसिल। सेक्रेटरी सचिव का काम क्या होता है? ये मीटिंग कहाँ पर बुलानी है, किस तारीख को सबको निमंत्रण दिया, मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड सो फॉर, वो जो वहीवटी काम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कौन देखेगा? रेवेन्यू सेक्रेटरी। एंड देन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, उसका चेयरमैन, मतलब ये एक्साइज सर्विस वगैरह का काम देखने वाला मेन बॉस आदमी, ही विल बी द परमानेंट इनवाइटी इन दिस काउंसिल। बट ये दोनों ब्यूरोक्रेट्स, एक आईएएस दूसरा आईआरएस, दे विल नॉट हैव वोटिंग पावर्स। वो केवल बैठेंगे, अपने सुझाव देंगे, जो हुआ वो निर्णयों को लागू कराएंगे। असल में जो लोग वोटिंग और निर्णय लेंगे वो कौन? फाइनेंस मिनिस्टर, ही विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस जीएसटी काउंसिल। और केंद्र सरकार के अंदर फाइनेंस या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर जो राज्य कक्षा के मंत्री होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और रेवेन्यू, ही कैन ऑल्सो सिट देयर, और उसके पास भी वोटिंग पावर। और सामने राज्य सरकार वाले, हर एक राज्य अपनी अपनी तरफ से एक मिनिस्टर को नामांकित करके भेजेगा। दैट स्टेट मिनिस्टर, ही कुड बी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन, या कोई और भी खाता उसके पास हो वो भी जा सकता है। ये पूरा नेटवर्क बना। अब यहाँ पर कम से कम 50% ऑफ द मेंबर्स मस्ट रिमेन प्रेजेंट। नॉन वोटिंग को छोड़ो, ये जो पॉलिटिकल है उनमें से मिनिमम 50% मस्ट रिमेन प्रेजेंट, तभी ये कार्रवाई शुरू हो सकती है। जैसे लोकसभा में होता है 10%, मॉनिटरी पॉलिसी काउंसिल में याद करो 4 आउट ऑफ द 6 पीपल मस्ट रिमेन प्रेजेंट, उस प्रकार यहाँ 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। मीटिंग के निर्णय वोटिंग से लिए जाएंगे, जहां पर केंद्र को 1/3 वोटिंग पावर दिया गया है और ये राज्य के जो मिनिस्टर आए उनका कुल मिला के 2/3 वोटिंग पावर रहेगा। और कोई भी निर्णय लागू करने के लिए 3/4 मेजोरिटी की आवश्यकता होगी, अर्थात केंद्र के वोट प्लस कम से कम 20 राज्य के मिनिस्टर वो भी हाँ बोले, ओनली देन समथिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ये भी समझ में आ गया तो उत्तम, अदरवाइज रट्टा मारो जिंदाबाद। क्या? वस्तु और सेवा कर परिषद जीएसटीसी काउंसिल, उसके कुल सदस्यों का आधा हिस्सा जीएसटी की बैठकों का कोरम बनेगा। जीएसटी की बैठकों में कोई भी निर्णय किए जाने वाले भारित मतदान के 3/4 से कम बहुमत से नहीं किया जाएगा। बहुमत के लिए केंद्र और कम से कम 20 राज्यों की आवश्यकता होगी, क्योंकि डाले गए मतों में केंद्र का वेटेज 1/3 और सभी राज्यों का वेटेज कुल मिला के 2/3 होगा।
मुख्य परीक्षा पेपर 2 वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो स्ट्रक्चर जीएसटी काउंसिल का समझ लिया। अब फंक्शन बहुत आसान है कि कौन कौन से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के टैक्स को खत्म करना है, कौन कौन से सेस सरचार्ज को खत्म करना है, कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज पे ये चीज जीएसटी नहीं लगाना है। इनकम टैक्स किसको भरना पड़ता है जिसकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो, राइट। तो इनकम टैक्स के अंदर होते हैं एसएससी और ये सीलिंग बन गई 2.5 लाख रुपए। उसी प्रकार जीएसटी के अंदर होंगे व्यापारी नहीं, सप्लायर्स उनको बोलेंगे, तो वो सप्लायर को कब रजिस्टर कराना पड़ेगा, वहां पर भी थ्रेशोल्ड लिमिट होनी चाहिए, वो ये लोग तय करेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य में जब व्यापार होगा तो उसके ऊपर जो आईजीएसटी सिस्टम और उसके सेटलमेंट के सिद्धांत तय किए जाएंगे। आपदाओं के दौरान, कैलेमिटीज के दौरान स्पेशल रेट्स वो भी ये तय करेंगे। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के ऊपर कोई स्पेशल कंसिडरेशन उनको देनी है कि नहीं, जैसे कि वहाँ के व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड, या फिर कि वहाँ पर लगने वाले जीएसटी का दर, या फिर कि उनको कंपेंसेशन में मिलने वाला पैसा, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी निर्णय जीएसटी काउंसिल लेगी। स्पेशल कैटेगरी स्टेट मतलब फाइनेंस कमीशन जिनको डेजिग्नेट कर दे, ये पिछड़े और गरीब और बैकवर्ड टाइप के हैं। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य एंड 3 हिल स्टेट, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, 8 और 3 ऐसे 11 राज्य, वहाँ पर कोई स्पेशल कंसिडरेशन उनको देना है कि नहीं, वो भी जीएसटी काउंसिल तय करेगी। और ये सभी राज्यों के बीच या केंद्र और राज्य के बीच जो भी झगड़े हो जाएं टैक्स सेटलमेंट के नाम पे या लागू करने के, वो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए मॉडलिटीज ऑल्सो दे विल वर्क आउट। ये जीएसटी काउंसिल मतलब बेसिकली दे विल डिसाइड कि भाई केंद्र सरकार के कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स खत्म करने हैं और उसके सामने ये सेंट्रल जीएसटी लाना है और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और मैक्सिमम सेंट्रल जीएसटी कितना होना चाहिए वो भी तय कर लिया 20%। उसी प्रकार राज्य सरकार के कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स खत्म करने हैं और उसके सामने हम लोग ये एसजीएसटी ला रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम टैक्स स्लैब कितना होना चाहिए वो भी तय कर लिया 20%। और एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला व्यापार, उस पर क्या सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म, उसके बदले आईजीएसटी, वो कोई टैक्स नहीं है, इट इज अ सिस्टम। और उसमें मैक्सिमम क्या, अब केंद्र का मैक्सिमम बोल दिया 20, राज्य का बोल दिया 20, और सिस्टम क्या है, समेशन है दिस प्लस दिस, तो मैक्सिमम 40%। सो अकॉर्डिंगली आईजीएसटी के अंदर स्लैब बनाए गए 5%, 12%, 18% और 28%। अब इनके अंदर कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल किया गया है वो भी आज पढ़ेंगे, आगे लेक्चर में आ रहा है। अब मित्रों ये जो सीलिंग तय की गई, ये जो स्लैब बनाए गए 5, 12, 18, 28, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में वापस अमेंडमेंट करके नहीं, उसके अलग से कानून बनाए गए। जरा समझ लेंगे, जीएसटी लागू करने के लिए एक ही बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है, 122nd बिल और उसके बाद 101st अमेंडमेंट एक्ट उससे बना। अब उस हिसाब से एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल अंडर द आर्टिकल 279A। बस अब वो जो सिफारिश करे उस हिसाब से नए बिल पार्लियामेंट और विधानसभा में रखे जाएंगे। पार्लियामेंट में रखा गया कि भाई यूटीजीएसटी सिस्टम कैसे हो, फिर ये सीजीएसटी उसका मैक्सिमम रेट क्या हो 20%, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो होता है वहाँ पर आईजीएसटी उसकी मेथड मॉडलिटी मैक्सिमम सीलिंग 40%, उसका बिल और फिर कानून बन गया। फिर ये राज्यों को नुकसान होने वाला, इसके लिए एक जीएसटी कंपेंसेशन, उसके सेस और फंड के प्रावधान, ये उसका एक बिल और फिर कानून बन गया। अब ये जो 3 चीजें नहीं आई, तो ऐसा नहीं है मित्रों कि 101 के बाद 102nd अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करने गए तो हर बार स्पेशल मेजोरिटी एंड सिंपल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, वो सर तो कभी टाइम पे कोई डिसीजन हो ही नहीं सकता। देयरफॉर दे हैव डिजाइन दिस सिस्टम इन सच मैनर कि भाई एक ही बार संविधान को सुधारा गया, 101st एक्ट, उस हिसाब से जो संवैधानिक संस्था बन गई ये जीएसटी काउंसिल, बस फिर वो जो सिफारिश करे उस हिसाब से नए बिल अलग से रखे जाएंगे, राइट। तो यूटीजीएसटी बिल, आईजीएसटी बिल, जीएसटी कंपेंसेशन बिल वगैरह, एंड बिकॉज दे आर डीलिंग विथ टैक्सेशन रिलेटेड थिंग्स, तो वो तो मनी बिल हो गया, और मनी बिल में राज्यसभा टांग अड़ाए नहीं और जल्दी से पास हो जाए, लाइक दैट दे हैव डन दिस थिंग, ये एक बात। उसी प्रकार राज्यों को भी कुछ पास कराना पड़ेगा, तो वहां विधानसभा के अंदर प्रत्येक राज्य में एसजीएसटी बिल और वो पास हो गया तो एसजीएसटी लॉ, वहां पर भी सीलिंग फिट कर दी, मैक्सिमम टैक्स कितना होगा 20%। और ये कराने के लिए आपको पता होगा कि प्रत्येक राज्य ने स्पेशल सेशन बुला के, गुजरात, यूपी सबने ये पास करा दिया है। वाई? वेट में तो हमने देखा भाई हरियाणा ने 2003 में पास किया, तमिलनाडु 2007, उत्तर प्रदेश 2008, वहां तो ऐसा कर सकते, बट यहाँ पर
सभी ने जब लागू होने वाला है लेटर से 1 जुलाई 2017, तो उसके पहले सभी ने पास कराना पड़ेगा। अदरवाइज ये पूरी आईजीएसटी सिस्टम और वहां पर क्रेडिट सेटलमेंट, इनपुट क्रेडिट, वो सिस्टम लागू हो ही नहीं सकते अंटिल दे डू दिस थिंग। इसलिए हर एक राज्य की विधानसभा में स्पेशल सत्र बुला के उसको पास किया गया है। एमसीक्यू के लिए काम का मुद्दा, जीएसटी आने पर कौन कौन से टैक्स चले जाएंगे। पहले तो मित्रों ये समझो कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कंजम्पशन। तो वो डायरेक्ट टैक्स मतलब ये इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ऑल दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन। तो वो तो रहेंगे, वो जीएसटी में बंद नहीं होंगे। अब यहाँ ट्रिकी सवाल कैसे बन सकते हैं, दिस कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो कुछ लोग तुक्केबाजी में सोचेंगे इट वुड बी इनडायरेक्ट सेल समथिंग। नो, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स लेवाइड ऑन योर कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड एसेट्स एंड सो ऑन। तो ये जरा याद रखना। उसी प्रकार ये गिफ्ट टैक्स, होटल रिसीप्ट टैक्स, वो तो पहले ही बंद हो चुके थे जीएसटी आने के सालों पहले। सो डोंट कंफ्यूज दिस टू थिंग्स। उसी प्रकार राज्य सरकार के डायरेक्ट टैक्स भी चालू रहेंगे, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, दिस लैंड एवेन्यू स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स इन अर्बन एरिया, दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस। तो जीएसटी में वो सारी चीजें नाबूद खत्म नहीं होंगी, दे विल कंटिन्यू। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो आने से केंद्र सरकार के कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो गए। यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाया है, रेड मतलब रिमूव और ब्लू मतलब बच गया। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाली कस्टम ड्यूटी, तो वहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी वो बच गई, इट विल कंटिन्यू। लेकिन एडिशनल कस्टम ड्यूटी जिसको हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं, इसके अलावा स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये सब रेड रिमूव हो गए। कोई भी चीज़ वस्तु का उत्पादन होता है तो उस पर लगता है उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। कुल मिला के कौन कौन सी चीज़ों पर लगती थी, पेट्रोलियम पे, टोबैको पे, अल्कोहल एंड नार्कोटिक्स विच आर यूज्ड इन मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन, उसके ऊपर लगती थी, एंड अदर थिंग्स, ये कार, मोबाइल, वो सभी चीज़ों पर। तो यहाँ पर पेट्रोलियम और टोबैको ब्लू मतलब बच गए, बाकी सब रिमूव हो गए। सर्विस टैक्स रेड मतलब रिमूव, सेंट्रल सेल्स टैक्स वो भी रेड मतलब रिमूव, इन सभी पे लगने वाले सेस सरचार्ज वो भी रेड मतलब रिमूव। फॉर एग्जाम्पल सर्विस टैक्स खत्म, उसके ऊपर लगने वाला ये स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, वो सब भी खत्म। क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, ये जो 5 एनर्जी प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी विल कंटिन्यू जब तक कि जीएसटी काउंसिल ना बोले। जीएसटी काउंसिल ना बोल देगी फिर उसके ऊपर केवल जीएसटी लगेगा, एक्साइज खत्म हो जाएगी। टोबैको, ये बीड़ी गुटखा वगैरह, उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज भी लगेगा प्लस जीएसटी भी लगेगा। केंद्र सरकार के कौन से इनडायरेक्ट टैक्स खत्म होंगे देख लिया। अब राज्य सरकार के कौन से इनडायरेक्ट टैक्स खत्म होंगे जीएसटी आने पर। कॉन्स्टिट्यूशनली राज्य सरकार के पास टैक्सेशन पावर में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेल, उसके ऊपर वो टैक्स मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लू मतलब बच गया, वहां पर क्वेश्चन मार्क इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्लैरिफाई नहीं किया गया है, सो दे कुड डू दिस थिंग, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है। जब आपको ये अपडेट मिल जाए देन यू पुट इट अकॉर्डिंगली कि ब्लू है कि रेड है। कोई भी चीज बिकती थी पहले वैट लगता था, वो तो रेड मतलब चला गया। लेकिन पेट्रोलियम, ये जो 5 प्रकार की चीजें मैंने बताई, उसकी बिक्री पे तो वैट लगेगा अंटिल जीएसटी काउंसिल नोटिफाइज। न्यूज़पेपर पे केंद्र सरकार वाले, बट वो तो रेड मतलब रिमूव। राज्य सरकार वाले पीने का दारू, लिकर एंड नार्कोटिक्स के ऊपर एक्साइज मांगने की उनको कॉन्स्टिट्यूशनली पावर है, बट वहां पर ब्लू मतलब लिकर वाला बच गया, बाकी सब खत्म समझो। एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग के ऊपर वो मांगते थे, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, वहां पर केंद्र सरकार वाले मांगते थे, बट दैट इज ऑल गॉन। व्हीकल, एनिमल, बोट, उसके ऊपर परचेज टैक्स, रेड मतलब रिमूव। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि ये व्हीकल की खरीदी पे जो रोड टैक्स लगता है इट में कंटिन्यू, उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। सो आई हैव पुट अ क्वेश्चन मार्क, जब आपको पता चल जाए वो स्लाइड में आप अपडेट कर देना। उसी प्रकार टोल, ट्रांसपोर्ट, एंटी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, रेड मतलब रिमूव। लेकिन अगर किसी लोकल बॉडी को ये सारा वसूलने की उन्होंने सत्ता दे दी हो देन इट विल ब्लू मतलब बच गया। लग्जरी टैक्स, बैटिंग, गैम्बलिंग टैक्स, वो सब रेड मतलब रिमूव। एंटरटेनमेंट टैक्स वो भी रिमूव, बट अगर वो लोकल बॉडी को दे दिया हो तो ब्लू मतलब बच गया। और इन सभी चीजों पे लगने वाले सेस सरचार्ज वो रेड मतलब रिमूव। आप ये लिस्ट देख के थोड़े परेशान हो गए होंगे कि इतना सारा याद कैसे रखेंगे। बहुत आसान है, जीएसटी आने पर सारे प्रकार के टैक्स खत्म सिवाय के डायरेक्ट टैक्स और जिस चीज को देवगन टच कर ले। फोटो में आप देख सकते हैं उन्होंने ये धूम स्टाइल की विदेशी बाइक को टच कर लिया,
अर्थात वो जब इंपोर्ट हुई होगी उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी वो बच गई। अब ये बाइक है तो हवा पे नहीं चलेगी, उसमें कुछ आपने ईंधन डालना पड़ेगा। तो वो क्रूड ऑयल आपने बाहर से इंपोर्ट किया, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी वो भी बच गई। उसको आप रिफाइन करेंगे पेट्रोल में तो रिफाइनिंग पे लगता था एक्साइज, वो भी बच गया। अब ये असल में आप पेट्रोल जब भराएंगे तो उस पर लगता था वैट, वो भी बच गया। देवगन को गुटखा का भी शौक है तो वो भी बच गया, वहाँ पर सेंट्रल एक्साइज लगेगा। बट थोड़ी कैवियट है, वो मैं ऐसे विजुलाइज करता हूँ कि विमल गुटखा खाने पर केसर की बहार और बारिश आ जाती है, तो बारिश के थोड़े छींटे जेटली पे भी पड़ते हैं, तो मतलब जीएसटी भी लगेगा और सेंट्रल एक्साइज भी लगेगा। एंड लास्टली देवगन को पीने का भी शौक है तो स्टेट एक्साइज वो भी बच गया इवन आफ्टर जीएसटी। तो मतलब ये देवगन को याद रखने पर अपने एमसीक्यू टिक करने के लिए तो ज़्यादातर काम बन ही जाता है कि जीएसटी विल सब्ज्यूम एवरीथिंग एक्सेप्ट डायरेक्ट टैक्सेस प्लस व्हाट देवगन टचेस। उसके अलावा याद रखने लायक क्या, सेस सरचार्ज वो खत्म, लोकल बॉडी को जो असाइन किए गए दोज टैक्सेस विल कंटिन्यू। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और रोड टैक्स के ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, जब क्लैरिफिकेशन हो जाए तो आप ये एडिट कर देना स्लाइड। तो मित्रों जीएसटी के अंदर ये कास्केडिंग, मॉडवेट, सैंडवेट समझ लिया, जीएसटी के 4 कंपोनेंट समझ लिए, पॉलिटी का एंगल, जीएसटी काउंसिल वगैरह देख लिया। अब जीएसटी के फायदे क्या हैं, कुछ जेनेरिक फायदे। जीएसटी आने पर ये पूरा टैक्स फिलिंग का पूरा काम जीएसटीएन पोर्टल पे ऑनलाइन होगा, तो इंस्पेक्टर राज, ह्यूमन इंटरफेस, पेपर डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो जो पूरे कंप्लायंस कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते थे वो पहले से कम हो जाएंगे। इट विल प्रमोट एज ऑफ डूइंग बिजनेस, अपना रैंक इंप्रूव होगा, ज़्यादा एफडीआई भारत में आएगी। जीएसटी आने पर सामान्य राज्यों के अंदर जिन व्यापारियों का टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है, उन्होंने जीएसटी में रजिस्टर कराना नहीं है, जनता से जीएसटी लेना नहीं है, ऊपर भरना नहीं है। सो ऐसे छोटे व्यापारियों से चीज वस्तु जो आप खरीदेंगे, एंड प्रोवाइडेड के बैक एंड में भी ऐसा छोटा सप्लायर ही है, देन वो चीज़ें एकदम सस्ते में आपको मिलेगी। उसी प्रकार बड़े मॉल के अंदर जो कुछ सर्विसेज थी उसके ऊपर सर्विस टैक्स प्लस स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, वो सारे इनपुट नहीं मिलते थे, कास्केडिंग रहती थी, वो लोग होर्डिंग लगाते तो राज्य सरकार का टैक्स, उसका क्रेडिट नहीं, वो जो सारी कास्केडिंग समस्या थी, वो कास्केडिंग का बोझ पहले से 20 to 30% कम हो जाएगा। 100% क्यों कम नहीं हो जाएगा, दैट इज बिकॉज पेट्रोल डीजल जनरेटर वो लोग बहुत यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सो वो चीज़ चलेगी वहाँ पर। बट एनीवेज, सो अकॉर्डिंगली सामान्य व्यापारी से खरीदा कि बड़े मॉल से खरीदा, यू विल बेनिफिट, क्योंकि प्राइस कम होंगे तो सामने डिमांड भी, चीज़ वस्तुओं की खपत बढ़ेगी, उस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उस हिसाब से मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा, नौकरियां बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, बाहर से हम जो इंपोर्ट करते हैं वो करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने में मदद मिलेगी। और ये सब कुछ करने पर कंजम्पशन, प्रोडक्शन, जॉब्स क्रिएट होंगी, टैक्स पेड विल एक्सपांड, फिजिकल डेफिसिट काबू में आएगी, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। लेकिन ये तो सब एकदम मतलब चालू टाइप के मुद्दे हैं, जीएसटी से ये लाभ होंगे तो बच्चा भी बोल सकता है। कोई स्पेसिफिक मुद्दे आप बताइए ताकि निबंध में या इंटरव्यू में आप ज़्यादा मार्क खींच सके, सामने वाले को लगे कि कुछ आप जानते हैं, कुछ खास ऐसा विशेष आप जानते हैं। हाँ, पहला मुद्दा, जीएसटी आने पर रेट आर्बिट्राज कम होगा, जिसके चलते इट विल हेल्प इन बैलेंस रीजनल ग्रोथ। रेट आर्बिट्राज क्या है, अगर आपने कोई गाड़ी उड़ीसा के अंदर खरीदनी है तो बिक्री हो रही है, पहले सेल टैक्स, फिर लगता था वैट 14.5%। अगर वही गाड़ी अगर आप महाराष्ट्र में खरीदते तो महाराष्ट्र में गाड़ियों पे वैट लगता है 12.5%। वैसे तो 2% का ही फर्क है, पर आप सोचिए 1 करोड़ की लग्जरी गाड़ी पे फर्क कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए बच जाएंगे। तो उड़ीसा का व्यक्ति जाके महाराष्ट्र से गाड़ी खरीदेगा और यहाँ से वहाँ आने का भी, पेट्रोल का भी खर्च 2 लाख से तो बहुत कम ही होगा, राइट। सो दैट इज द रेट आर्बिट्राज, क्योंकि वैट के अंदर टैक्स रेट्स वेर नॉट यूनिफॉर्म अमॉन्ग द स्टेट्स। अब आप समझिए उड़ीसा का व्यक्ति महाराष्ट्र में जाके गाड़ी खरीद रहा है तो उसके अंदर वैट का पैसा महाराष्ट्र राज्य सरकार को जाएगा, और वो तो अपने राज्य के विकास के लिए ये पैसा यूज करेगी। तो मतलब अमीर राज्य और ग्रो कर रहे थे और गरीब राज्यों की परिस्थिति जैसे की तैसे थी। सो वैट सिस्टम के अंदर वो डिस्पैरिटी हो रही थी। लेकिन जीएसटी में तो हर एक राज्य के अंदर एसजीएसटी रेट एक समान होगा, आप इधर से गाड़ी खरीदो या उधर से। सो देन उड़ीसा का आदमी ऐसा सोचे कि उड़ीसा में ही गाड़ी खरीदे तो उसका एसजीएसटी का पैसा उड़ीसा सरकार को ही मिले, एंड दे कैन डू द डेवलपमेंट देयर। सो थस द रिडक्शन इन द रेट आर्बिट्राज विल हेल्प
इन द बैलेंस रीजनल ग्रोथ। अपवंचन में कमी आएगी, बट दिस इज ओनली इन थियरी। रियल लाइफ में कुछ ऐसा है दोस्तों, गाड़ी का जब उत्पादन होता है तो उस पर लगता था उत्पाद शुल्क 8 to 24% डिपेंडिंग ऑन इंजन कैपेसिटी। उसके अलावा उस पर लगता था इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 1 to 4% अगेन डिपेंडिंग ऑन इंजन कैपेसिटी। ये सब खत्म करा के आपने CGST ला दिया। सामने राज्य सरकार में जब ये गाड़ी बिकने को जाती तो वैट वहां पर आर्बिट्राज था, 12.5% एक बाजू, 14.5% दूसरे बाजू। अब ये भी आपने खत्म करा दिया SGST लाके, हर एक राज्य में एक समान। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये गाड़ी की बिक्री पे वैट के उपरांत जो रोड टैक्स लगता था, और वहां पर कुछ राज्यों में 3%, कुछ राज्यों में 24%, तो वो रोड टैक्स इट मे नॉट बी सब्सूम्ड अंडर द GST, तो उसका आर्बिट्राज तो फिर भी चलेगा। अगर महाराष्ट्र में रोड टैक्स सस्ता है, हो सकता है लोगों को गाड़ी का पासिंग वहां से करा और फिर कहीं लेके जाए। सो इट मे हैपन। नाउ अगेन ये रोड टैक्स खत्म होगा कि नहीं होगा GST में आने पर, वो जब अपडेट आ जाए देन यू प्लीज अपडेट दिस स्लाइड। मित्रों, पहले की एक्साइज वैट सिस्टम में एक राज्य से सामान जब दूसरे राज्य में जाता बिकने के लिए तो वहां पर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। बट वो कानून में ऐसा लिखा था कि दिस सेंट्रल सेल्स टैक्स विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन इंटरस्टेट कॉमर्स, नॉट ट्रांसपोर्ट। इसलिए बड़े खिलाड़ी हर एक राज्य में अपना वेयरहाउस बना देते थे, ताकि ये गुजरात से अगर नैनो गाड़ी यूपी में जाए तो अगर सीधी बेचने को जाते तो वो राज्य सरकार, यूपी राज्य सरकार का वैट भी लगता प्लस केंद्र का सेंट्रल सेल टैक्स भी लगता। बट वो कागज पे ऐसा दिखाएंगे कि वो बिकने नहीं, वो तो ट्रांसपोर्ट से हम वहां के वेयरहाउस में भेज रहे हैं, एंड देन फ्रॉम देयर दे विल सेल। ऐसा करने पर एक तो चेक पोस्ट और इंस्पेक्टर राज कि भाई फॉर्म F है, फॉर्म C है, इस प्रकार से। और बड़े व्यापारियों के, बड़े खिलाड़ियों के तो हर एक राज्य में वेयरहाउस हो तो उनका माल सस्ता हो जाएगा क्योंकि उस पर सेंट्रल सेल टैक्स से वो बच जाते थे। बट लघु उद्योग वाले हर एक राज्य में अपना गोदाम बना नहीं पाते, सो प्राइस वाइज दे वेर अनेबल टू कम्पीट। बट अपनी ये नई GST सिस्टम में तो किसी भी राज्य में उत्पादन हुआ तो CGST लगेगा, और उसकी किसी भी राज्य में बिक्री हो तो SGST लगेगा। और वो दो प्रकार के दो वॉलेट हैं। ये तीसरा CST नाम का जो वॉलेट था वो तो खत्म, और ये दो वॉलेट से आप सेट कर सकते हो केंद्र सरकार की लायबिलिटी, राज्य सरकार की लायबिलिटी। सो इट विल लीड टू बेटर लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग। क्योंकि ये एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट स्ट्रक्चर में एक तो अलग अलग कास्केडिंग इफेक्ट आती थी, फिर ये स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, इस सब के हमको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलते थे। बिकॉज ऑफ दोज रीजन्स कंपनी वाले जहां तक संभव हो हर एक गुड्स और सर्विसेज का इन हाउस प्रोडक्शन करने का प्रयत्न करते थे। लेकिन GST सिस्टम में तो आपने बाहर से भी सामान, इंटरमीडिएट गुड्स, सर्विसेज लिए उत्पादन के दौरान, आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। सो इट विल हेल्प इन एंसिलराइजेशन, अर्थात रतन टाटा का मजबूत हिस्सा क्या है कि वो गाड़ी को इंजन बनाए और पूरा फाइनलाइज करे। अब बैकएंड में वो गाड़ी का कांच और रियर व्यू मिरर और टेल लाइट और वो सारी चीजें उनको बनाने की जरूरत नहीं, ही कैन डू इट फ्रॉम आउटसोर्सिंग, जहां से भी सस्ता मिले। सो लाइक दैट डिवीजन ऑफ लेबर को, सब कॉन्ट्रैक्टिंग को, लघु उद्योगों को, MSME इंडस्ट्री को मदद मिलेगी, नौकरियां बढ़ेंगी तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बेस एक्सपांड होगा, एंड लाइक दैट इट विल हेल्प द इकोनॉमी। पुराने सिस्टम में मान लीजिए 10,000 का मोबाइल बना, उत्पादन हुआ तो उस पर उत्पाद शुल्क मान लीजिए 10% एक्साइज, तो 1,000 उस हिसाब से। फिर वो जब बिक्री होने जाएगा तो वैट गिनते थे ऐसे कि 10,000 प्लस 1,000 11,000, और उसके ऊपर लेट अस से 12% वैट, तो उस हिसाब से 1,320 हो गया। GST में ऐसा नहीं, जो 10,000 की चीज का उत्पादन हुआ तो उस पर केंद्र सरकार का 10% लेट अस से CGST, तो 1,000 हो गया, और राज्य सरकार 12% वैट के बदले बोले कि 12% SGST, तो वो भी 10,000 की रकम का परसेंटेज गिन के ही करेंगे। तो पहले जो 1,320 होता था उसके बदले केवल 1,200, तो एंड यूजर के ऊपर टैक्स का बोझ पहले से कम हो जाएगा। बिकॉज इन GST द कंप्यूटेशन बेस ऑफ द परसेंटेज विल बी सेम फॉर केंद्र सरकार के टैक्सेस एंड फॉर राज्य सरकार के टैक्सेस। बेस तो एक ही यूज किया 10,000, तो ये सेम बेस कंप्यूटेशन के चलते ओवरऑल एंड यूजर को टैक्स में कम पैसा देना पड़ेगा, उसको सस्ते में माल मिल जाएगा। एक्सपोर्ट को भी लाभ होगा, समझते हैं। भारत में कोई भी चीज इंपोर्ट होगी तो माना जाएगा कि वो इंटर स्टेट ट्रेड हुआ है, अर्थात उसके ऊपर IGST विल बी एप्लीकेबल। मतलब कस्टम ड्यूटी तो लगेगी, साथ साथ IGST भी लगेगा, अर्थात उसके बैक एंड में कंपोनेंट, केंद्र का कंपोनेंट और राज्य का कंपोनेंट, उस हिसाब से इनपुट क्रेडिट। अब मान लीजिए ऐसे कोई सर्किट स्पेयर पार्ट पुर्जे रतन टाटा ने मंगाए और उसको वो प्रोसेस करते हैं, कोई उसमें से साधन सामग्री बनाते हैं, तो ये क्या हो रहा है, उत्पाद तो उस पर पहले लगता था उत्पाद शुल्क एक्साइज, उसके बदले क्या लगेगा, CGST। अब वो चीज
बेचना शुरू करेंगे, विद इन द स्टेट उन्होंने बेच दिया तो SGST लगेगा, वैट के बदले SGST। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो IGST सिस्टम, राइट। यहाँ तक बात बराबर। लेकिन ये जो चीज़ आप एक्सपोर्ट करेंगे उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, लेकिन GST विल बी 0%। अब ऐसी सिस्टम डिज़ाइन करने का फ़ायदा ये है कि व्यापारी की इनपुट क्रेडिट बढ़ती जाएगी। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ज़रा रिफाइन करके समझते हैं। मान लीजिए जेठालाल बाहर से आईफोन इंपोर्ट करते हैं और भारत में बेचते हैं, तो इंपोर्ट किया तब उसको इंटर स्टेट ट्रेड समझा जाएगा, अर्थात कस्टम ड्यूटी तो लगेगी प्लस इंटर स्टेट ट्रेड बोल के IGST भी लगेगा। मान लीजिए इस प्रकार से जेठालाल ने जो टैक्स भरे थे 10,000 रुपये का उनका इनपुट बन गया, और फिर उनमें से कुछ माल उन्होंने भारत के बाजार में बेचा तो ग्राहक से पैसा लिया होगा, सो लाइक दैट टैक्स रिसीव्ड ऑन आउटपुट मान लीजिए 4,000, सारा माल नहीं बिका, तो मतलब इनकी इनपुट क्रेडिट कितनी बनी होगी, 10,000 माइनस 4,000 मतलब 6,000 रुपये। तो इम्पोर्ट एंड डोमेस्टिक सेल में ये काम हुआ। बट मान लीजिए वो इम्पोर्ट करे, प्रोसेस करे और उसको एक्सपोर्ट कर दे, तो उस केस में भी जो इम्पोर्ट किया उसके ऊपर तो 10,000 GST बना। बट जब उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो सामने एक्सपोर्ट पे कोई GST नहीं लगेगा, क्योंकि वो टॉम क्रूज वगैरह से आप कैसे लेने जाओगे, राइट। सो 10,000 माइनस 0 इन दिस केस, तो फिर आपका इनपुट क्रेडिट डिजिटल वॉलेट में कितना बना, 10,000 रुपये। अब इसको बोला जाता है कि भाई एक्सपोर्ट्स विल बी 0 रेटेड। लाभ क्या होगा इकोनॉमी को, पहले जो आप कोई सर्किट पुर्जे इंपोर्ट करते थे उसको प्रोसेस करते थे तो उसमें अपने लोकल सेस, सरचार्ज, एक्साइज, CST एक राज्य में से दूसरे राज्य में कुछ जा रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट बहुत सारी थी। परंतु यहाँ पर बिकॉज द एक्सपोर्ट्स आर 0 रेटेड, तो विश्व बाजार में लोगों को भारत का सामान खरीदना पहले से सस्ता लगेगा, एंड लाइक दैट इट विल हेल्प एक्सपांडिंग अवर एक्सपोर्ट्स। तो मित्रों, GST के सामान्य लाभ तो हमने देख लिए, बट चालू पांडे की शिकायत थी कि चालू नहीं, कोई स्पेसिफिक लाभ दिखाओ। तो स्पेसिफिक लाभ देख लिया। फर्स्ट, वो BMW गाड़ी याद करो कि रेट आर्बिट्राज कम होगा तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ में मदद मिलेगी। सेकंड, वेयरहाउसिंग ऑब्सेशन खत्म होगा तो लॉजिस्टिक्स विल बी इम्प्रूव्ड। एंसिलराइजेशन के चलते MSME उद्योगों को काम मिलेगा। सेम बेस कंप्यूटेशन के चलते अंतिम ग्राहक को वो चीज़ें सस्ते में मिलेगी। एंड एक्सपोर्ट विल बी 0 रेटेड, तो विश्व बाजार में लोगों को चीज़ें सस्ती मिलेंगी तो अपना एक्सपोर्ट इम्प्रूव होगा। तो मित्रों, इस तरह हमने कास्केडिंग इफेक्ट, मोडवेट, सैनवेट, GST के अलग अलग कंपोनेंट, पॉलिटी का एंगल देख लिया, GST के लाभ देख लिए। नाउ सम चैलेंजेस। मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हमेशा शब्द लिखना शॉर्ट टर्म चैलेंजेस। नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ GST ऐसा टाइटल मत लिखना, अदरवाइज फिर इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि अगर नेगेटिव पॉइंट है तो फिर तुमने IRS को थर्ड ऑप्शन क्यों दिया है। एनीवेज, GST के जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है वो गलत है। GST बैड फॉर कंट्री, गलत बात। GST से लघु उद्योगों को नुकसान होगा, वो भी गलत बात। उल्टा एंसिलराइजेशन से ज़्यादा फायदा होगा। GST से भारत में महंगाई आएगी। RBI ने बोला है शॉर्ट टर्म के लिए इन्फ्लेशन आएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ, जॉब्स, वो सब बढ़िया होगा। फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अमेरिका फेडरल कंट्री है फिर भी वहाँ पर GST नहीं है, तो हमने भारत में GST नहीं करना चाहिए। अगर अमेरिका की नकल करनी ही है तो फिर अमेरिका के डायरेक्ट टैक्स सिस्टम की भी नकल करनी होगी। भारत के अंदर मान लीजिए आपकी ग्रॉस इनकम 6 लाख रुपए है, तो वहाँ से आपने एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर केंद्र सरकार टैक्स मांगती नहीं और राज्य सरकार वाले लेते नहीं, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है। लेकिन अमेरिका के अंदर तो उनकी राज्य सरकार भी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स मांगेंगे, राइट। तो फिर वो भी चीज़ आपने कॉपी करनी चाहिए। भारत के अंदर ये ग्रॉस इनकम तो वहाँ पर 1.5 लाख रुपीज़ तक आप LIC, PPF वगैरह में निवेश किया, वो सारा टैक्स से माइनस हो जाएगा। अमेरिकन टैक्स सिस्टम में वहाँ पर ऐसे एग्जेम्पशन डिडक्शन बहुत कम मिलते हैं। अब मान लीजिए ग्रॉस इनकम से ये सारे एग्जेम्पशन डिडक्शन काटते हुए आपकी टैक्सेबल इनकम भारत में हो गई 3.5 लाख रुपये, वहाँ पर 2.5 लाख रुपये तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अमेरिका में तो फ्लैट टैक्स वहाँ पर भी 10% तो लगेगा, और उसके ऊपर जितना होगा, भारत के अंदर पहला स्लैब है 5%, वहाँ पर उस हिसाब से गिनो तो उनका पहला स्लैब 10% नहीं 15% दिखेगा, और आगे चलते चलते 39.5% तक। और ये तो केवल केंद्र सरकार के फेडरल टैक्स अमेरिका में, उसके अलावा उनकी राज्य सरकार और लोकल गवर्निंग बॉडीज, वो लोग भी डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स तो लेते हैं। तो ये जो लोग पान के गले पे ऐसे मावा घिसते घिसते बोलते हैं कि भाई भारत में GST नहीं होना चाहिए क्योंकि अमेरिका में नहीं है, तो फिर अमेरिकन लॉजिक के हिसाब से ये जो गले पे आप बैठे हो और 1.5 लाख की आपकी इनकम होगी सालाना, उसके ऊपर भी 10% टैक्स होना चाहिए। जैसा ही आप उनको बताएंगे वो मुंह में से मामा और हाथ में से गुटखा
थूक के वो चले जाएंगे। तो बोलने का ये है कि कोई नेगेटिव पॉइंट है अमेरिका में, नहीं तो हमको नहीं चाहिए ऐसे सब पान की दुकान वाली चर्चाओं से बचना चाहिए। जीएसटी के कुछ चैलेंज है, ये बात बराबर। पहला चैलेंज रहा है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। समझते हैं, कोई भी गाड़ी का पहले उत्पादन होता था तो उसके ऊपर उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी लगती थी, कितनी 8 to 24% डिपेंडिंग ऑन इंजन कैपेसिटी, और उसके ऊपर अलग से लगता था इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 1 to 4% अगेन डिपेंडिंग ऑन इंजन कैपेसिटी। अब वो सारा खत्म करके आप बोल रहे हो कि सीजीएसटी लगेगा केवल, तो वो दर क्या होना चाहिए ताकि केंद्र सरकार को पहले जितनी आवक रहे नुकसान ना हो जाए। सिमिलरली पहले केंद्र सरकार का सर्विस टैक्स रहता था 40% और उसके ऊपर 0.5% कृषि कल्याण सेस, 0.5% स्वच्छ भारत सेस, वो सब खत्म करके आप बोल रहे हो केवल सीजीएसटी। तो इसका दर कितना रहना चाहिए ताकि केंद्र सरकार की पहले जितनी आमदनी बरकरार रहे। तो ये एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट आपने डिसाइड करना पड़ेगा। मलेशिया, सिंगापुर वगैरह में तो केवल 6 to 7% जीएसटी उन्होंने लागू किया है। हमारे यहाँ तो हमने स्लैब 4 बना दिए, 5, 12, 18, 28, और वहाँ पर भी ये तो टॉप आईजीएसटी सिस्टम, उसके नीचे सीजीएसटी का 20%, एसजीएसटी 20%। तो मतलब ये पूरी चीज़ जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनी है। इनपुट क्रेडिट सेटलमेंट करने में समस्या आ सकती है। प्लस बैक एंड में आपने पेट्रोलियम को तो जीएसटी सिस्टम से बाहर रखा, पूरी इकोनॉमी चलती है पेट्रोल डीजल के ऊपर, तो वो सारे जो टैक्स पे हुए उसकी इनपुट क्रेडिट यहाँ पर सेटल होगी नहीं, तो उनकी कास्केडिंग इफेक्ट इट विल कंटिन्यू टू अफेक्ट। ये एक समस्या आ सकती है। दूसरा, मान लीजिए गुजरात के अंदर एक गाड़ी का निर्माण हुआ और वो उत्तर प्रदेश में बिकने को गई, उस पर लगेगा आईजीएसटी सिस्टम, राइट, जिसके अंदर केंद्र सरकार अपना एक्साइज के बदले सीजीएसटी मान लेगी, और राज्य सरकार की हमारे यहाँ डेस्टिनेशन में बिक्री हुई है तो यूपी राज्य सरकार एसजीएसटी मांगेगी। सामने उत्तर प्रदेश से साइकिल गुजरात में बिकने आई तो हमारा भी एसजीएसटी लेने का हक तो बनेगा, बट ओवरऑल इफ़ यू थिंक जो नेट सेटलमेंट होगा तो गुजरात की तिजोरी में जो एसजीएसटी क्रेडिट है उसका बहुत सारा पैसा दूसरे राज्यों में चला जाएगा। इस कारण से इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स आर अनहैप्पी बिकॉज जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जहाँ पर बिक्री होगी उनको ज़्यादा उन राज्यों को टैक्स में कमाने को मिलेगा। एक्साइज वैट सिस्टम के अंदर मित्रों, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब व्यापार होता था उस पर केंद्र सरकार का सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था जो कि एक्सपोर्टर स्टेट को पूरा दिया जाता था, बट यहाँ तो ऐसा सिस्टम है नहीं। देयरफॉर स्टेट्स आर अनहैप्पी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केंद्र सरकार के अलग अलग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाए थे। अब वहाँ पर सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार को आमदनी होती है कॉर्पोरेशन टैक्स और फिर इनकम टैक्स में, बट बिकॉज दे आर डायरेक्ट टैक्सेस बोल के उनको तो सिस्टम से बाहर रखा, जीएसटी में मर्ज किया नहीं। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स, बट उसको भी बाहर रखा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है बोल के बाहर रखा। मतलब केंद्र सरकार के तो रेवेन्यू के ये स्रोत अभी भी बरकरार है, जबकि राज्य सरकार के अंदर उनके बजट में सबसे ज़्यादा आमदनी होती है इनडायरेक्ट टैक्स वैट से, पर उसको तो आपने जीएसटी में मर्ज करा दिया। परिणाम स्वरूप भविष्य में राज्य सरकारों को फाइनेंस कमीशन की दयादान पे ही रहना होगा। अपने ही पैसों के अपने बूते पर वो जो पहले विकास के काम कर पाते थे अब नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। एज सच 14 फाइनेंस कमीशन वाई.वी. रेड्डी ने बोला कि जीएसटी लागू होने पर 5 सालों तक राज्यों के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। उसमें पहले 3 साल जितना नुकसान हो रहा है 100% यू रिफंड, और उसके बाद 4th ईयर में 75 और 5th ईयर में 50। अर्थात ये ग्राफ के अंदर क्या हुआ है, धीरे धीरे उसकी विड्थ कम हो रही, उसको बोलते हैं टेपरिंग इफेक्ट। तो टेपरिंग इफेक्ट से जीएसटी कंपेंसेशन देना चाहिए, ऐसा 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला था। केंद्र सरकार ने भी ये बात तो मानी कि भाई जीएसटी आने से राज्यों को थोड़े समय के लिए तो नुकसान होगा, क्योंकि वैट की आमदनी चली गई, सीएसटी की आमदनी उनकी चली गई, इंडस्ट्रियल स्टेट और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है वगैरह वगैरह। इसलिए राज्यों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने अलग से कानून बनवाया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपेंसेशन टू स्टेट्स 2017 एक्ट, जिसके अंतर्गत एक जीएसटी कंपेंसेशन फंड बनाया जाएगा। अब ये फंड है तो वहाँ पैसा किधर से आएगा? केंद्र सरकार अपने इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वो आवक का पैसा इसमें नहीं डालेगी, परंतु ये जो अलग अलग चीज वस्तुओं पे जीएसटी लगने वाला है उस पर टैक्स और उसके ऊपर सेस लगाया जाएगा। वो सेस की रकम इस तिजोरी में जाएगी और वहाँ से फिर राज्यों के नुकसान की भरपाई होगी। अब नुकसान की भरपाई तो सबसे पहले गिनना पड़ेगा कि भाई कितना नुकसान हुआ। तो राज्यों को पूछा जाएगा कि बेस ईयर 2015-16 पकड़ो, उस वक्त आपको वैट और दूसरे ऐसे टैक्स जो कि जीएसटी में मर्ज हो गए, वहाँ से आपको पहले कितनी आवक होती थी।
और अब जीएसटी आ गया है तो आपको एसजीएसटी में कितनी आमदनी हो रही है, इन दोनों के बीच का अंतर, दैट इज योर लॉस बिकॉज ऑफ जीएसटी सिस्टम। तो फिर आपको हर 2-2 महीने पर उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा और साल खत्म होने पर सालाना सीएजी उसकी ऑडिट करेगा कि सच में नुकसान का पैसा लिया या ऐसे ही बोल रहे थे। अब ये सिस्टम 5 सालों तक चलेगी, क्योंकि ये माना गया है कि 5 साल होते होते सभी राज्यों में इतना अच्छा विकास और पूरा रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि परिणाम स्वरूप किसी को उसके बाद में नुकसान नहीं होगा। अब प्रश्न होगा कि 5वें साल खत्म होने पर ये जो सेस की कुल रकम आई है उसका आप क्या करोगे। वो फंड में जितनी रकम बचेगी उसमें से 50% विल बी गिवन टू स्टेट्स अकॉर्डिंग टू प्रपोर्शन ऑफ द रेवेन्यू, और बाकी 50% केंद्र सरकार को देंगे, लेकिन वो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में गिना जाएगा। अर्थात भले ये सेस की रकम थी बट वहां पर भी फाइनेंस कमीशन बोले उस हिसाब से वापस राज्यों को वो शेयरिंग देना पड़ेगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट सेस की रकम हम लोग फाइनेंस कमीशन के मुताबिक नीचे शेयर नहीं करते थे, बट दिस इज एग्जेम्पशन। एनीवेज, तो कंपेंसेशन फंड है केंद्र सरकार के पास। अब यहाँ पर रकम कैसे आएगी, अलग अलग चीज वस्तु पे जीएसटी, तंबाकू वगैरह उसके ऊपर एक्साइज प्लस और ऐसा करके सेस भरना है। अब सेस के ये सीलिंग भी यहाँ पर बना दिए थे, बट अगर आप लास्ट लाइन पढ़े 15% सेस मैक्सिमम फॉर ऑल द अदर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग मोटर कार्स एंड एरेटेड वाटर्स। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि वैसे तो जीएसटी के 4 स्लैब बने थे, 5, 12, 18, 28, ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज 12 से 18 के अंदर रखी गई हैं स्लैब में। अब उसके ऊपर भी आप 15% कंपेंसेशन सेस लगाओगे, सो इफेक्टिवली वो रेट कितने में पड़ेगा ग्राहक को, 13 से 20% टैक्स। तो इसके कारण महंगाई आ सकती है। बट थैंकफुली केंद्र सरकार ने सभी चीजों के ऊपर कंपेंसेशन सेस नहीं लगाया है, सिलेक्टेड चीजों पे लगाया। टॉबैको सिगरेट डीमेरिट गुड्स हैं बराबर, एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक वो भी एक प्रकार से डीमेरिट गुड क्योंकि वो वजन बढ़ाते हैं, दांत खराब करते हैं। देन कोल, लिग्नाइट, पीट, मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड याच, ये चीजों के ऊपर जीएसटी लगेगा, यस, प्लस कंपेंसेशन सेस भी लगेगा। और तंबाकू उत्पादन है उसके ऊपर तो उसके अलावा एक्साइज भी लगेगी। अब किन किन चीजों के ऊपर ये कॉम्पेंसेशन सेस लगेगा उसकी पूरी लिस्ट आपको ये द हिंदू की ये पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी। तो मित्रों, एक मुद्दा खत्म हुआ कि ये राज्यों को नुकसान होगा और उसकी भरपाई के लिए कंपेंसेशन सेस। अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। मई 2017 में ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई श्रीनगर में, और वहां पर उन्होंने फाइनलाइज किया कि भाई जीएसटी के अलग अलग ये जो स्लैब हैं 5, 12, 18, 28, वहां पर कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या क्या टैक्स लगाएंगे। सबसे पहले कि एक 0%, मतलब जिन पे नहीं लगेगा। कुछ ऐसी चीजें बाय डिफॉल्ट चीज वस्तुओं की बिक्री हो रही है तो जीएसटी लगना बनता है, बट कोई एकदम एसेंशियल चीजें तो बोल दिया कि उस पर नहीं लगाएंगे। एक तो खाने पीने के एकदम एसेंशियल चीजें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर, बेसन, ब्रेड वगैरह। फिर स्टैम्प, जुडिशियल पेपर्स, प्रिंटेड बुक पेपर। फिर दीपिका पादुकोण और उसकी एक चुटकी सिंदूर का खास ख्याल रखते हुए सिंदूर, बिंदी, बैंगल, हैंडलूम, इनकी बिक्री होगी तो जीएसटी तो बनता है, बट 0% जीएसटी, एक बात। उसी प्रकार सर्विसेज में 1000 रुपये से कम भाड़ा लेने वाली होटल एंड लॉजिस, उनको भी बाहर रखा गया। और जिन चीज़ों पर पहले सर्विस टैक्स नहीं लगता था क्योंकि वो एग्जेम्प्ट लिस्ट अथवा नेगेटिव लिस्ट में थी, ऐसी सभी सर्विसेज उनको ग्रैंडफादर किया गया, अर्थात वो माफी चलेगी उनके ऊपर। जब सर्विस टैक्स नहीं लगता था तो अब जीएसटी भी नहीं लगेगा। अब ये एग्जेम्प्ट लिस्ट और नेगेटिव लिस्ट में क्या अंतर होता है मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, वो वीडियो देख लेना। सो बेसिकली ग्रैंडफादरिंग मीन्स जिन सर्विसेज का नाम पहले सर्विस टैक्स की नेगेटिव लिस्ट और एग्जेम्प्ट लिस्ट में था वो ग्रैंडफादर करके यहाँ पर भी कंटिन्यू किया गया, मतलब जिन पे सर्विस टैक्स नहीं लगता था इन पे जीएसटी भी नहीं लगेगा। इनमें क्या क्या चीजें हैं, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्पोर्ट्स, इनके लगती सर्विसेज। बट एजुकेशन में मैंने स्टार किया है, वो इसलिए कि कोचिंग, ट्यूशन, वो कमर्शियल टाइप का एजुकेशन तो उसके ऊपर तो लगेगा। देन सर्विसेज गिवन बाय गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, वहां पर भी स्टार मतलब कैविएट होती हैं कि कोई कमर्शियल सर्विसेज तो उसके ऊपर। अब ये पूरी कैविएट में मैं नहीं जा रहा हूँ बिकॉज हम लोग सीए की नहीं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। थर्ड, ऐसी सर्विसेज जो आरबीआई, सेबी, पीएफआरडी, एपीएफओ, इवन फॉरेन मिशन, यूएन वाले भारत के अंदर, तो उसके ऊपर ना पहले सर्विस टैक्स लगता था और ना अब जीएसटी लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूज ट्रांसमिशन, अब यहाँ पर भी मैंने स्टार किया है बिकॉज यूटीआई, पीटीआई ऐसी सिलेक्टेड न्यूज ब्रॉडकास्ट एजेंसी उनकी सर्विसेज को बाकात रखा।
आप अपना घर किराए पे दे रहे हैं किसी को रहने के लिए, तो उसके ऊपर भी पहले सर्विस भी नहीं लगता था और अब जीएसटी भी नहीं लगेगा। गरीब लोगों की मदद के लिए जो इंश्योरेंस और स्किल के रिलेटेड स्कीम है वो भी एक प्रकार से सर्विस, बट उसके ऊपर ना पहले सर्विस टैक्स लगता था और ना अब जीएसटी लगेगा। कुल मिला के ऐसी 83 सर्विसेज थी जो कि नेगेटिव लिस्ट या एग्जाम लिस्ट में थी, उनको यहाँ पर कंटिन्यू किया, ग्रैंडफादर किया, उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। वो सारा लिस्ट आपको ये द हिंदू के इस वाले पीडीएफ में मिल जाएगा। ओके मित्रों, तो जीएसटी के स्लैब में पहला वाला 0% वो देख लिया। नाउ 5%। गुड्स में एकदम जो एसेंशियल फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल और आटा वो तो 0%, बट उससे थोड़ा हायर क्वालिटी की खाने की चीज़ें जैसे कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस, पिज़्ज़ा, ब्रेड, उसके ऊपर 5% लगेगा। हेल्थ केयर एज अ सर्विस के ऊपर 0%, लेकिन मेडिसिन, स्टेंट, उसके ऊपर 5% लगेगा। फिर कैरोसिन पे यस, कोयले पे लगेगा, और कोयले पर उसके साथ साथ 5% जीएसटी तो है, पर उसके साथ साथ कंपेंसेशन सेस भी लगेगा। ये एक बात। अब सर्विसेज के अंदर क्या, उसी प्रकार 5% जीएसटी ऑन सर्विसेज, तो स्मॉल रेस्टोरेंट एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, रेलवे, एयरपोर्ट। आप समझिए ट्रांसपोर्ट के बैकएंड में आप इनपुट क्या यूज़ करते हो, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, बट वहाँ पर तो एक्साइज वेट सिस्टम है और उसकी इनपुट क्रेडिट यहाँ पर है नहीं। इसलिए दयादान करते हुए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को कोई बड़े स्लैब में न रखते हुए 5% में रखा गया, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट स्लैब इज 12%। तो खाने पीने की जरा और हायर लग्जरी टाइप की चीज़ें जैसे कि बटर, चीज़, घी एंड ड्राई फ्रूट्स। आयुर्वेदिक मेडिसिन वो भी 12% में। देखिए हेल्थ केयर 0%, एलोपैथिक मेडिसिन, स्टेंट वो 5% और आयुर्वेदिक दैट इज 12%। सेलफोन के ऊपर भी 12%। सर्विसेज में नॉन एसी होटल्स, फर्टिलाइजर्स एंड एच एयर ट्रांसपोर्ट तो 5%, बट वहाँ बिजनेस क्लास की एयर टिकट तो वो जरा लग्जरी टाइप के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यूज़ करते होंगे, तो ऐसा सोच के उसके ऊपर लगा दिया 12%। उसके बाद का स्लैब है 18%। ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज को यहीं पर डाल दिया गया है। तो खाने पीने की जरा और हाई एंड की चीज़ें जैसे फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्री, केक, जैम, सॉस वगैरह, ऐसा सोच के तो अपर मिडिल क्लास वाले तो उनके ऊपर तो ज़्यादा टैक्स का मार रखो। आइसक्रीम के ऊपर भी 18%, इसलिए मुझे थोड़ी नाराज़गी है। स्टील प्रोडक्ट के ऊपर भी, नाउ स्टील इज़ अ कोर इंडस्ट्री, तो स्टील प्रोडक्ट अगर महंगे होंगे तो बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें महंगी हो सकती है, ऐसा भी कुछ क्रिटिक्स का बोलना है। देन प्रिंटेड सर्किट, स्पीकर, मॉनिटर। अब उसी के साथ साथ सर्विसेज में कि आईटी सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विस, ये सबको भी 18% में रख दिया गया। होटल में स्मॉल रेस्टोरेंट थे तो 5%, यहाँ बढ़ाते बढ़ाते एसी होटल दैट सर्व लिकर तो 18%। गरीबों के लिए जो इंश्योरेंस स्कीम वगैरह थी तो वो तो 0%, बट बाकी की फाइनेंशियल सर्विसेज तो 18%। एंड लास्ट स्लैब इज 28%, तो ये ज़्यादातर डीमेरिट गुड्स, लग्जरी गुड्स, इनके ऊपर जैसे खाने पीने में एकदम फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल तो वो तो 0% में, बट डीमेरिट प्रकार की चीज़ें स्वास्थ्य के लिए थोड़ी हानिकारक हैं, ऐसा सोच के ये वेफर कोटेड विथ चॉकलेट्स, 5 स्टार वगैरह जैसी चीज़ें। अब ये पतंजलि के बाबा रामदेव भी ऐसा निकालते हैं तो वो आयुर्वेदिक फूड नहीं, वो 28% बोल के इधर देना पड़ेगा। च्युइंगम है, एरेटेड वाटर, देन एक चुटकी सिंदूर की कीमत बोल के 0% वहाँ पर, बट मर्दों के लिए शेविंग क्रीम, शैम्पू, वो सारी चीज़ पे 28%। फिर किचन की घरेलू चीज़ें, ये डिश वॉशर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, ऐसा सोच के कि ये तो अपर मिडिल क्लास वालों का ही माल सामान, 28%। वेइंग एंड वेंडिंग मशीन, एटीएम। पान मसाला पे जीएसटी लगेगा। टोबैको तंबाकू उत्पाद है तो जीएसटी भी लगेगा, एक्साइज भी लगेगा, और पान मसालों टोबैको दोनों के ऊपर जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी लगेगा। देन ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ें 28% वाले स्लैब पे और उसके ऊपर जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी लगेगा। सर्विसेज में भी लग्जरी टाइप की सर्विसेज तो 28% स्लैब में रखा गया, जैसे कि 5 स्टार होटल, रेस क्लब, बैटिंग एंड सिनेमा। सिनेमा को भी 28% में रखा गया, सो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि उसके चलते टिकट के दाम महंगे हो जाएंगे, जनता कम देखेगी तो बोर्ड एग्जाम के अंदर रिजल्ट इंप्रूव होगा। एंड सेकेंडली इट विल ऑल्सो डिस्करेज दिस फटीचर टाइप की मूवीज बाय सोनम कपूर एंड संजय लीला बंसाली। खैर ये तो दोस्तों थोड़ा दिमाग में बैठ जाए, इसलिए मैंने सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज का आपको लिस्ट दिखा है, 0, 5, 12, 18, 28। पूरा लिस्ट अगर आपको देखना है तो अगेन दिस द हिंदू का PDF फाइल है, वहाँ पर मिल जाएगा। मई 2017 में
जीएसटी काउंसिल ने श्रीनगर में बैठक करी थी और वहाँ पर इन्होंने ये सारे स्लैब फिक्स किए थे, लेकिन वहाँ भी कुछ चीज़ों के ऊपर सहमति नहीं बन पाई। टेक्सटाइल, बीड़ी, गोल्ड जेम ज्वेलरी, एग्रीकल्चर मशीनरी एंड फुटवेयर। तो फिर तय किया गया कि वापस हम लोग 3 जून 2017 को मिलेंगे, तब इनके ऊपर कितना जीएसटी करना है कि नहीं करना है, दैट वी विल डिसाइड। तो जब ये अपडेट आ जाए आप अपने पावर पॉइंट में वो खुद से एडिट कर देना। हावेवर फॉर द प्रीलिम एग्जाम मुझे लगता है उसके पहले तो पेपर सेट हो गया होगा, तो कोई टेंशन नहीं, बट उसके बाद भी समय मिले तो ये अपडेट कर देना। अब फुटवेयर की बात है, वहाँ पर कुछ समस्याएं दिखती हैं। रॉ हाइड के ऊपर सरकार ने बोला है 5% जीएसटी, बिकॉज एक प्रकार का मेरिट गुड है, राइट। प्रदूषण, आप सिंथेटिक प्रकार की चीज़ों के सामने तो ये बढ़िया है, बायोडिग्रेडेबल एंड सो ऑन। फिर कुछ गरीब लोगों को इससे रोजगार मिलता है, सो फॉर। तो ये सब सोचते हुए रॉ हाइड्स, कच्चे चमड़े के ऊपर लगेगा 5% जीएसटी। अब ये वाले को आप प्रोसेस करोगे, उससे आप लेदर फुटवेयर भी बना सकते हो, या फिर कि ऐसा लेदर का सिगरेट होल्डर भी बना सकते हो। फुटवेयर के ऊपर कितना टैक्स लगेगा वो तो 3 जून को तय होगा, बट ये लेदर सिगरेट केस उसका तो तय हो चुका है कि इट इज़ वन टाइप ऑफ लग्जरी गुड, 28% बोला है जीएसटी। नाउ दिस कैन लीड टू प्रॉब्लम। फर्स्ट, मैं अगर एक लेदर प्रोसेसिंग फैक्ट्री बनाता हूँ तो बैकएंड में मैं कच्चा चमड़ा लेके आया, अब उससे मैं अपनी फैक्ट्री में जूता भी बना सकता, सिगरेट होल्डर भी बना सकता। तो कंप्लायंस कॉस्ट मेरे लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि हमेशा सरकार को शक रहेगा कि मैं ये वाली चीज़ के नाम पे ये वाला तो नहीं बना रहा, राइट। शो द रिकॉर्ड दैट यू आर नॉट सेलिंग सिगरेट होल्डर्स इन द इनवॉइस ऑफ चप्पल्स। तो वो चेक करने के लिए इंस्पेक्टर आएंगे, उनको खुश रखो, कंप्लायंस ट्रांजेक्शन कॉस्ट विल इंक्रीज, पहली समस्या। दूसरा, मैं सिगरेट होल्डर भी बना सकता हूँ और ऐसा बोल सकता हूँ कि ये सिगरेट नहीं, ये तो पेन पेंसिल रखने का स्टेशनरी आइटम है, तो ये तो मेरिट गुड है, 5% होना चाहिए। क्लासिफिकेशन का ऐसा डिस्प्यूट और लंबा लिटिगेशन चल सकता है। एक और उदाहरण से समझे, आयुर्वेदिक हेल्थ फूड पे बोला गया कि 12% जीएसटी लगेगा, और वेफर कोटेड चॉकलेट्स उस पर बोला गया 28%, क्योंकि वो तो लग्जरी आइटम है। तो अब आप बताइए इस पे कितना लगना चाहिए। पतंजलि सुपरस्टार चॉकलेट, सरकार तो बोलेगी कि भाई दिस इज वेफर कोटेड ऑन चॉकलेट, तो 28% होना चाहिए, बट बाबा रामदेव तो बोलेंगे नहीं ये तो आयुर्वेदिक हेल्थ फूड है, 12% होना चाहिए। और इवन वो तो ज़्यादा जिद करेंगे, नहीं ये तो मेरिट गुड है बोल के 5% या इवन 0% कर दो। तो ऐसे लिटिगेशन से कोर्ट का समय बर्बाद न हो, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी, जहां पर जिसको तकलीफ है फरियाद कर सकता है, लेकिन उससे पहले 5,000 रुपये ऑनलाइन फी भरनी पड़ेगी। आपके पक्ष में फैसला नहीं आया, अपील में जाना है, देन 10,000 रुपये फी भरनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए ताकि बेफिजूल में लोग फ्रीवलेस कंप्लेन न करें। तो मित्रों, ये अपने जीएसटी के लाभ देखे और ये कुछ चैलेंजेस, कंपेंसेशन सेस और क्लासिफिकेशन और उसके लिटिगेशन की बात। इसके अलावा भी चैलेंज है। शुरुआत में वैट सिस्टम में व्यापारी को हर 3-3 महीने पर अपना डेटा सरकार को भेजना पड़ता था। तो उस वक्त छोटे व्यापारी जैसे जेठालाल कभी कभी शनिवार रविवार को छुट्टी के दिन भी ऑफिस में थोड़ा काम करके ये खुद से संभाल लेते थे। परंतु जीएसटी में तो पूरी सिस्टम ऑनलाइन है और महीने में 3 बार वो डेटा अपडेट करना पड़ेगा, 15 तारीख, 20 तारीख और 10 तारीख। तो स्वाभाविक है जेठालाल खुद इतना संभाल नहीं पाएंगे। सो आइदर उन्होंने एक फुल टाइम अकाउंटेंट को रखना पड़ेगा, या फिर कि उनके ये मुकादम जो हैं नटू काका, उनका पगार बढ़ाना पड़ेगा, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं। एक ये समस्या। दूसरा, अगर आप एयर कंडीशनर बेच रहे थे तो वैट लगता था। अगर आप एसी रिपेयर का सर्विस दे रहे थे तो उस पर सर्विस टैक्स लगता, अगर आपका टर्नओवर 10 लाख या उससे अधिक था। परंतु यहाँ तो कंपोजिट कैप सिस्टम है, गुड्स और सर्विसेज वो अलग नहीं देखते। उन्होंने कंपोजिट कैप बोल दिया कि 20 लाख से ज़्यादा जिसका टर्नओवर है, ऐसे हर एक व्यापारी ने ऑर्डिनरी स्टेट के अंदर जीएसटी सिस्टम में रजिस्टर कराना होगा, जनता से लेना होगा, सरकार में जमा कराना होगा। अब ये छोटे व्यापारी एलसीडी और फ्लिप टीवी का धंधा करते हैं, तो स्वाभाविक है उनका टर्नओवर के हिसाब से बहुत बड़ा दिखेगा, बट मार्जिन के हिसाब से तो उनका उतना पैसा होता नहीं, और उसमें भी एक फुल टाइम अकाउंटेंट रखो और ये सारे खेल करो, सो इट विल इंक्रीज द डेटाबेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग कॉस्ट वगैरह। अब इनकी मदद के लिए ये बात सही है कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां उन्होंने ऑटोमेटेड ऐप पोर्टल बनाए हैं। इवन सरकार अपनी तरफ से भी एक अच्छा खासा ऐप बनाने का प्रयत्न कर रही है, बट वो आएगा तब तक आएगा। बट शुरुआत में ये समस्या दिख रही है कि जीएसटी कंप्लायंस कॉस्ट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर दी स्मॉल ट्रेडर्स एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो वैट वाले व्यापारियों को ये समस्या है कि हमारा कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगा। उसी प्रकार बैकएंड में जो पहले एक्साइज लगती थी, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर हो तब तक वो एक्साइज उन पे नहीं लगती थी। बट यहाँ तो स्लैब नीचे ला दिया आपने कि
अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर सामान्य राज्य में 20 लाख से ज़्यादा है तो आपने रजिस्टर कराना पड़ेगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख से ज़्यादा है तो रजिस्टर कराना पड़ेगा। अर्थात पहले जो लोग एमएसएमई इंडस्ट्री वाले एक्साइज नहीं भरते थे उनको भी अब जीएसटी के अंदर आके रजिस्टर कराना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप ये लेदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उनकी चीज़ वस्तुएं पहले से महंगी हो सकती हैं और सामने ये सिंथेटिक लेदर की जो चीज़ें वहाँ पर स्वाभाविक है, लेदर से तो वो सस्ता होता है और टैक्स के बाद तो अब और पहले से सस्ता दिखेगा। सो अल्टीमेटली ये अपने भारत के लेदर और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा सकता है। अमेजोन के अंदर कोई भी व्यापारी, कोई भी एमएसएमई इंडस्ट्री वाला अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करा सकता है और उसको बेच सकता है। इसलिए अमेजोन को हम बोलते हैं ई कॉमर्स डैश मार्केट प्लेस मॉडल। तो ऐसे लघु उद्योग वाले भी अपनी चीज़ें वहाँ पर लिस्ट करा के बेचते थे। अब जीएसटी में नियम ऐसा करा है कि जब कोई ग्राहक ने अमेजोन से सामान खरीदा तो अमेजोन अपना कमीशन काट के जो रकम ऐसे लघु उद्योग वाले को दे रहा था, वो रकम में से 1% उसने काट के सरकार में जमा कराना होगा। 1% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अमेजोन ये व्यापारी को मिलने वाली रकम में से काट के ऊपर जमा करा देगा सरकार में। फिर जब वो व्यापारी वो पैसा वापस लेना चाहता है, देन ही विल हैव टू शो द प्रूफ कि ये मेरा पान कार्ड नंबर और सामने मेरा टर्नओवर इतने से कम है इसलिए मैं जीएसटी नहीं भर रहा था वगैरह वगैरह। तो सरकार का उद्देश्य तो अच्छा है कि अमेजोन और ऐसी ई कॉमर्स साइट के ऊपर 1% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लगा के दे कैन चेक ऑन द इवेजन डेट वगैरह वगैरह। पर समस्या ये है कि अमेजोन पे तो 30 डेज रिटर्न भी होता है, अर्थात आपको चीज़ पसंद नहीं आई आप वापस लौटा दो और अमेजोन वाले आपको पैसा वापस दे देंगे। नाउ वी फाइंड दैट दिस रिटर्न रेट्स आर वेरी हाई, 10% टू 30%। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में 30% तक देखा जाता है। जितना एक महीने में उन्होंने सामान बेचा उसका 30% जनता को पसंद नहीं आया, खराब है बोल के वापस दे देते हैं। अब ऐसे केस में भी पहले आप अमेजोन वाले ने पूरी रकम ले ली थी, उसमें से 1% टीसीएस काट के सरकार में जमा कराया था, अब व्यापारी ने वो वापस रिफंड में लेना है। इट कुड क्रिएट सम टाइप ऑफ रेड टेप्स एंड इनकन्वीनियंस। जीएसटी के अंदर भी माल सामान आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रक में भिजवाते हो तो 50,000 रुपये से ज़्यादा की मूल्य का कोई भी ट्रांजिट होगा, भले वो राज्य के अंदर बिक्री के लिए जा रहा हो और राज्य के बाहर, उसके ऊपर ई वे बिल सिस्टम होगा। अर्थात पहले तो वो व्यापारी ऑनलाइन वो पोर्टल पे रजिस्टर करेगा और फिर वो कि ये वाले ट्रक के अंदर इतने रुपए का ये माल और मेरा ये GSTIN नंबर है, पान कार्ड नंबर वगैरह, और फिर वो उसकी डाउनलोड प्रिंट आउट ड्राइवर के पास रहेगी। तो जब नाके पे इंस्पेक्शन वो सारा प्रूफ उसके पास होना चाहिए। सो ये चीज़ तो ज़रूरी है, इसमें कोई दो बात नहीं। परंतु ये जो सीलिंग बनाई गई 50,000 रुपये वाली, अब छोटे व्यापारी तो 3-4 व्यापारियों का सामान एक ही ट्रक में हो सकता है, तो उस प्रकार से वो ड्राइवर ने 4-5 ई वे बिल रखने पड़ेंगे। हो सकता है बीच में कहीं पर एक वर्दी इस तरफ दूसरी इस तरफ, उस हिसाब से वो कार्गो का ब्रेकअप हो जाए। कुछ बार गाड़ी खुद खराब हो गई और दूसरे के ट्रक में रखी जाए, हर एक बार उसने नया ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा और सो इट इज़ इनकन्वीनियंट। और ये ई वे बिल की वैलिडिटी 15 दिनों तक ही रहेगी। तो मान लीजिए कोई ट्रकों की हड़ताल है या बड़ा डिजास्टर आ गया कि 15 दिन तक वो पहुंचा ही नहीं पाए सामान, तो फिर नया जनरेट करना पड़ेगा, अगेन इनकन्वीनियंस। सो कंप्लायंस कॉस्ट, ये भाई डाउनलोड करो, इंटरनेट मोबाइल में चालू रखो, ये वो करके जेरोक्स निकालो, प्रिंट निकालो, कंप्लायंस कॉस्ट विल इंक्रीज। और यहाँ तक बोला गया है कि भले ट्रक के अंदर जीएसटी वाली कोई चीज़ ना हो, फॉर एग्जाम्पल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मैंने आपको बताया उस पर तो 0% जीएसटी है, बट वो माल सामान आप 50,000 से ज़्यादा मूल्य का ले जा रहे हो तो भी आपने ये प्रिंट आउट अपने पास दिखाने के लिए रखनी पड़ेगी। सो देयरफॉर कंप्लायंस कॉस्ट विल बी हायर फॉर द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो दोस्तों जीएसटी के अंदर ये कास्केडिंग इफेक्ट, मोडवेट, सैंडवेट, वो सब समझ लिया। जीएसटी के अलग अलग कंपोनेंट देख लिए, पॉलिटी का एंगल, काउंसिल, उसके अलग अलग लाभ, राज्यों का नुकसान तो कंपेंसेशन सेस, ये क्लासिफिकेशन स्लैब, उसके चैलेंजेस, ई वे बिल, कंप्लायंस कॉस्ट, जेठालाल को, नटू काका को पगार देना है, वो सब देख लिया। नाउ लास्ट टॉपिक, GSTIN रजिस्ट्रेशन। नंबर किसको कब क्या लेना पड़ता है। आपने EPFO में सब्सक्राइब किया तो जो सब्सक्राइबर मजदूर एम्प्लॉय है उसको मिलता है यूनिफाइड अकाउंट नंबर UAN। तो सामने मालिक जो को कंट्रीब्यूट करता है उसका होता है लीन, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपने न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम में एनरोल किया NPS तो आपको मिलेगा प्राण नंबर, और वो कौन देता है, PFRDA वाले। हर एक व्यक्ति ने आधार कार्ड निकलना है और वो कौन देता है, UID वाले। अगर आप टैक्स पेयर हैं, शेयर मार्केट में खेलना चाहते वगैरह वगैरह, तो ऐसी सजीव चीज़ें व्यक्ति और निर्जीव चीज़ें फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, उन सबको निकालना पड़ता है परमानेंट अकाउंट नंबर PAN। कौन देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
ऐसी कोई भी एंटिटी जो टैक्स पे TDS काट रही है, उन्होंने टान नंबर लेना पड़ता है, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। जो व्यापारी जनता से वैट कलेक्ट करते थे और सरकार में जमा कराना था, वैट के व्यापारी को लेना पड़ता था टिन, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ही उनकी डिजिटल वॉलेट और इनपुट क्रेडिट आप विचारो। और वो कौन देता था? राज्य सरकार के वैट, वाणिज्य वेरा विभाग, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। तो उस हिसाब से ये GST आया, तो व्यापारियों ने क्या लेना पड़ेगा? GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। और वो कौन देगा? CBEC या कोई राज्य सरकार का विभाग नहीं, GSTN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये क्या कंपनी है अभी आगे स्लाइड में आ रहा है। बट उससे पहले कि भाई ये नंबर लेना किसको पड़ेगा? फाइनल कस्टमर ने तो नहीं, क्योंकि इनपुट क्रेडिट जिसको लेना है उसने ये नंबर लेना पड़ेगा। अब पहले की सिस्टम थी तो एक्साइज नंबर रतन टाटा लेते थे भाई, सैनवेट का लाभ मिलता था। बीडे मास्टर सर्विस टैक्स भरते थे, प्रिज्यूमिंग कि उनका 10 लाख से ज़्यादा आवक है ट्यूशन क्लासेस में, तो उनको सर्विस टैक्स नंबर लेना पड़ता था। जेठालाल इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा करते थे, मोबाइल बेचते थे, वैट नंबर लेते थे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। ये तीनों के पास एक्साइज सर्विस वैट था। अब स्वाभाविक है ये टैक्स चले गए, उसके बदले GST आया, तो बायोलॉजिक इन सभी लोगों ने GST आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। जरा इसको रिफाइन मैनर में समझे तो नियम ऐसा बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रही है और जिनका एनुअल टर्नओवर सामान्य राज्यों में 20 लाख से ज़्यादा है और स्पेशल कैटेगरी के राज्य, वो 8 नॉर्थ ईस्ट वाले और 3 जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, वहाँ पर की ऐसी व्यक्ति या संस्थाएं जिनका एनुअल टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा है, उन सबको ये GSTIN नंबर लेना पड़ेगा। ये नंबर लेने का लाभ ये है कि आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। पर कुछ प्रोडक्शन चेन ऐसी होती है जहाँ पर इनपुट क्रेडिट लेने का लाभ दिखता नहीं, बिकॉज बैकएंड में वो सिस्टम उस प्रकार से बन रही हो कि बैकएंड वाला जो सप्लायर उसके ऊपर उसको क्रेडिट ना मिलते वगैरह। ऐसे केस में जो एंटिटी इनपुट क्रेडिट नहीं लेना चाहती, वो कंपाउंडिंग का लाभ नहीं लेना चाहती और उनका एनुअल टर्नओवर 50 लाख से कम है, तो उन्होंने भी ये नंबर लेना पड़ेगा। उनके ऊपर ये स्लैब वाइज टैक्स नहीं लगेंगे, उनके ऊपर एक फ्लैट रेट लगेगा। अब ये क्यों और कैसे वो CA की परीक्षा हमने नहीं देखी, तो इसको बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हमको बस याद क्या रखना है, ऑर्डिनरी स्टेट 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर, स्पेशल स्टेट 10 लाख से ज़्यादा टर्नओवर, ये सभी व्यापारियों को, गुड सर्विसेज सप्लाई करने वालों को, उद्योग बनाने वाले को, सर्विस वाले को, सबको ये GSTIN नंबर लेना पड़ेगा। इसके साथ और भी सारे एग्जाम्पशन, कैविएट वगैरह, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, GSTIN नंबर किसने लेना है वो हमने समझ लिया, बट ये नंबर कौन देगा आपको? सरकार देगी नहीं, एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क ऐसी एक कंपनी है, 2013 चिदम्बरम ने बनाई थी। ये कंपनी है तो उसका मालिक कौन? यूनियन गवर्नमेंट 24.50%, उतना ही हिस्सा राज्य सरकार का, फिर HDFC वालों ने 20% दिया, ICICI का 10%, NSE का 10%, LIC हाउसिंग का 11%। ये सभी संस्थाओं ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके ये कंपनी को बनाया है। इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। गाड़ी ऐसा नहीं है कंपनी है, बट बिकॉज मल्टीपल एंटिटीज कंबाइंड फॉर अ स्पेशल पर्पस, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल बोला गया। टेक्निकली ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। क्यों? 2 से लेकर 200 पार्टिसिपेंट, इधर गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 पार्टिसिपेंट है। ऑथोराइज कैपिटल इसका है 10 करोड़ प्लस 10 करोड़ में तो अब क्या काम होगा, तो केंद्र सरकार ने 315 करोड़ इनको ग्रांट के स्वरूप में दिए हैं ताकि ये काम कर सके। क्या काम कर सके? राज्यों को और केंद्र सरकार को GST लागू करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, IT नेटवर्क जो देना है वो देंगे। दिस विल बी अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 मैंने आपको पढ़ाया था, उस हिसाब से ये बोला जाएगा कि सेक्शन 8 कंपनी है। उसके पहले 56 का कानून था, वहां बोलते थे सेक्शन 25 कंपनी है। इसके अलावा भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी मैंने आपको पढ़ाई, NPCI, वो बीम ऐप IMPS करने वाले। एनीवेज, ये GSTN कंपनी जो बनी वो काम क्या करेगी? ये IT सर्विसेज प्रोवाइड करेगी नेटवर्क लागू करने के लिए। अब वो कैसे रजिस्ट्रेशन और वो सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ फ्लो चार्ट दिया है, अपने लिए काम का नहीं। याद रखना बस इतना है कि ये सारा IT फ्रेमवर्क GST वाले प्रोवाइड करेंगे, बट वो सॉफ्टवेयर उन्होंने खुद नहीं बनाया, वो तो इन्फोसिस से उन्होंने डिज़ाइन करवाया है। अब ये प्राइवेट कंपनी से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करा है, तो सुब्रमण्यम स्वामी को आपत्ति है कि यहाँ पर डेटा प्राइवेसी के इशू हो सकते हैं। हो सकता है ये इन्फोसिस वाले किसी को डेटा लीक कर दे, स्पैम की समस्या, XYZ थिंग। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि मित्रों,
प्राइवेट कंपनी से ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना सकते हैं। अब आईआरएस ऑफिसर के पास ऐसा तो टेक्निकल नो हाउ है नहीं कि वो खुद से कोई नेटवर्क बना दे, राइट। फॉर द सेम रीजन इवन जो पहले एक्साइज और सर्विस टैक्स की सिस्टम थी वहां पर ऑनलाइन टैक्सेस भरने के लिए एक ईसीईस था, ऑटोमेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। तो वो पोर्टल किसने बनाया? आईआरएस अफसरों ने नहीं, विप्रो ने बना के दिया और वो तो सरकार ऑपरेट करती है। सिमिलरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बड़े बड़े लोग जो करोड़ों रुपए बैंकों में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर करते हैं उसका बिग डेटा एनालिटिक्स करके टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए प्रोजेक्ट इनसाइट नाम का एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनवाया। अब ये क्या इनकम टैक्स ऑफिसर ने खुद से बना दिया? नहीं, वो भी एल&टी इन्फोटेक से बनाया, बिकॉज दोज पीपल हैव द स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जब तक यूपीएससी कोई इंडियन आईटी सर्विसेज जैसी स्पेशलाइज्ड कैडर खड़ी ना करे, हमने तो इन पे ही रिलाई रखना पड़ेगा। तो डेटा प्राइवेसी इट इज अ रेड्यूडेंट इशू। जीएसटीआईएन नंबर किनको लेना होगा वो हमने समझ लिया, 20 लाख और 10 लाख के टर्नओवर वाले। ये नंबर कौन देगा? जीएसटीएन नाम की स्पेशल पर्पज व्हीकल नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी देगी। ये नंबर दिखेगा कैसा वो अब देखते हैं। ऐसा कुछ दिखेगा जो शुरुआत में 2 अंक हैं, दैट इज सेंसस कोड ऑफ द गिवन स्टेट। उसके बाद जो 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर है वो बैकएंड में वो जो भी सप्लायर था उसका पान कार्ड नंबर है। और पान कार्ड के अंदर मैंने आपको शेयर बाजार के वक्त सिखाया था 10 डिजिट क्या अल्फा न्यूमेरिक कोड है, मतलब A to Z भी हो सकता है उसमें और 0 to 9 भी हो सकते हैं। उस प्रकार का ये 10 चीजें बनी। उसके बाद लिखा है 1, वो क्या है? दैट इज द एंटिटी नंबर ऑफ दैट पान कार्ड होल्डर। अब ये यहाँ पर समझिए संकल्प लिमिटेड नाम की एक संस्था है जो कि उनका एक पान कार्ड नंबर होगा, बट वो बिजनेस वर्टिकल ज़्यादा बनाना चाहते हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा का एक वर्टिकल हो, पंजाबी फूड का दूसरा, स्पा नाम सर्विसेज का तीसरा। तो उस हिसाब से अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराना हो तो संभव हो सके, इसलिए ऐसा किया गया। अब ये जो 1 है उसके बदले 1 to 9 एंड A to Z ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो 1 to 9 मतलब 9 और A to Z मतलब 26, राइट। सो 26 + 9 टोटल 35 रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं एक ही एंटिटी के बैकएंड में एक ही पान कार्ड नंबर के ऊपर। उसके बाद ये Z अल्फाबेट बाय डिफॉल्ट एंड चेकसम डिजिट वो सब आईटी रिलेटेड अपने लिए खास काम का नहीं। बस इतना याद रखो जीएसटीआईएन क्या है? 15 अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। पान कार्ड क्या था? 10 डिजिट का अल्फाबेट भी थे, नंबर भी थे। आधार कार्ड क्या था? 4 अंक का सेट, मतलब 4 × 3 = 12 डिजिट का यूनिट नंबर। वहाँ 0 to 9 ही होते हैं, वहाँ A to Z नहीं होता है। ओके, ये अलग अलग व्यापारियों ने, सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, सबको ऐसे मस्त नंबर भी मिल गए। अब उनके ऊपर देख रेख कौन रखेगा? जैसे इनकम टैक्स भरने वाले उनको हम बोलते हैं इनकम टैक्स एसएससी, और उसके ऊपर देख रेख कौन रखता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर। अब जीएसटी के अंदर क्या होता है? सप्लायर। तो वो सप्लायर के ऊपर देख रेख कौन रखेगा? क्योंकि यहाँ तो राज्य सरकार का भी एसजीएसटी है, केंद्र सरकार का सीजीएसटी है, तो कामगिरी का उस प्रकार से विभाजन करना पड़ेगा। सिस्टम ऐसी है, ऐसे जो भी सप्लायर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होगा उनके ऊपर असेसमेंट करने का काम 90% ऑफ द वर्कलोड विल बी हैंडेड ओवर टू द स्टेट सर्विसेज, और बाकी 10% ये आईआरएस और केंद्र सरकार वाले देखेंगे। 1.5 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर वाले सप्लायर तो वहाँ 50-50% में वो काम केंद्र और राज्य वाले एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड संभाल लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड की ही बात करी तो उसके कुछ और चैलेंज भी देख लेते हैं। एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपनी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और फिजल डेफिसिट को काबू में करना पड़ता है। शुरुआत में वैट सिस्टम था तो राज्य सरकार के ये वैट अफसर, उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इवेजन पकड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करो ताकि राज्य सरकार की डेफिसिट काबू में रहे, वो कानून का पालन करने के लिए। लेकिन जीएसटी के अंदर को तो राज्यों को जो नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई के लिए जीएसटी कंपेंसेशन फंड बना दिया गया है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि ऐसा होने पर ये राज्य सरकार के वैट अफसर वो पहले से ज़्यादा सुस्त हो जाएंगे, क्योंकि भाई वो तो कंपेंसेशन में पैसा आने ही वाला है। तो फिर एफआरबीएम एक्ट का पालन तो होगा बट नॉट इन लेटर एंड स्पिरिट, क्योंकि बैक एंड में वो तो जनता से ही सेस का पैसा वसूल के आप ये डेफिसिट काबू में करा रहे हो। तो पहला समस्या आ सकती है कि अधिकारियों में सुस्ती आ जाए। ये जो जैसे डीएसपी भूरेलाल को गंगाजल में थी, बच्चा यादव ज़्यादा लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट अकेला आपसे नहीं चलता, ऐसा ही कैजुअल एटीट्यूड आ सकता है। सेकंड समस्या, हमारी नौकरी पे खतरा आया तो ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वैट और एक्साइज और सबके स्टाफ और अधिकारी। उनको ये दिक्कत है कि ये सारे टैक्स मिल रहे हैं
जमा हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो जो पोस्टिंग होता है, प्रमोशन, सीनियोरिटी, पावर्स, वो सब में पहले से हमको दिक्कत आ सकती है। तीसरी समस्या, सर डीजल फंड में भी पैसा नहीं और हफ्ते भर से बिजली और ब्रॉडबैंड भी बंद है। जीएसटी का ज़्यादातर काम तो ऑनलाइन पोर्टल से होने वाला है, तो जिन राज्यों में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, आईटी कनेक्टिविटी की समस्या है, वहाँ पर अक्सर करना भी चाहे काम तो कैसे हो पाएगा। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम। सेकंड, वैट सिस्टम में भी हर एक राज्य के अपने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और डेटाबेस था। अब वो सारा डेटाबेस आपने जीएसटी के अंदर माइग्रेट करना है उसके नेटवर्क में, तो मतलब ऐसा विजुलाइज करो, एक्सेल की फाइल थी उसको पावर पॉइंट में तब्दील करना हो तो कैसी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी कुछ टेक्निकल समस्याएं भी सामने खड़ी हैं जिससे लड़ना है। खैर ये सब चैलेंजेस तो हैं, बट सरकार ने तय किया कि इसको लागू करेंगे और उसके लिए सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम, उसका भी नाम बदल के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देंगे कि सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म, उसके बदले समझ लो कि जीएसटी है। क्या जीएसटी आने पर इंस्पेक्टर आज बढ़ जाएगा, ज़्यादा चेकिंग और हैरेसमेंट? ऐसा न हो उसका प्रिकॉशन के स्वरूप में ही ये सीबीईसी वालों ने प्रोजेक्ट सक्षम लॉन्च कर दिया, जिसके अंतर्गत ज़्यादातर काम ऑनलाइन इंटरफेस और जनता को ज़्यादा परेशानी ना हो। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किया था प्रोजेक्ट एरो, उस प्रकार यहाँ भी पूरा कॉर्पोरेट स्टाइल का एज ऑफ डूइंग कंप्यूटराइज सिस्टम सीबीईसी में करने के लिए प्रोजेक्ट सक्षम। और केवल जीएसटी ने इवन प्लस कस्टम ड्यूटी जो लगेगी वो दोनों के ऊपर एकदम एज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसा करेंगे। एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, कस्टम, इसकी पूरी जानकारी रखने वाले अफसरों को अब नया ज्ञान लेना पड़ेगा। तो 4 टायर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए गए अफसरों का, स्टाफ का, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एंड सो फॉर्थ। ऑफिसर्स के पास पावर तो होंगे बट रिस्ट्रिक्टिव टाइप के, वो सर्च, सीजर, इंस्पेक्शन, अरेस्ट सब करेंगे, बट रिस्ट्रिक्टिव। ऐसा नहीं कि ये ले लिया और फिर पैसा दे के छोड़ दो, या फिर कि बिना कोई कारण के आपका कोई सामान जब्त किया, ऐसा ना हो। इस प्रकार से सारे नियम कानून बनाए गए हैं। जीएसटी स्लैब लागू होने पर हो सकता है कुछ चीज़ें एकदम सस्ती हो जाए, बट व्यापारी जानबूझ के उसका आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करे मुनाफाखोरी करने के लिए, एक समस्या दिखती है। उसी प्रकार हो सकता है कुछ इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जीएसटी कम हो गया हो, परिणाम स्वरूप अंत में मिलने वाली प्रोडक्ट वो भी सस्ते में ग्राहक को मिलने चाहिए, बट हो सकता है कुछ व्यापारी वो टैक्स बेनिफिट पास ऑन न करे और रादर की टैक्स पुराना चले गए वेट एक्साइज, उसके बदले हमारा प्रॉफिट मार्जिन हमने इतना बड़ा कर दिया, भले जीएसटी के हिसाब से इतना होना चाहिए, राइट। तो ऐसी मुनाफाखोरी, प्रॉफिटियरिंग करने वालों के सामने लड़ने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स, वो यूटीजीएसटी, एसजीएसटी के ऊपर ये अधिकारियों को पावर्स दिए गए हैं। तो मित्रों, जीएसटी आने पर लाभ बहुत सारे हैं। ये बात सही है कि कुछ चैलेंजेस आएंगी, नेगेटिव पॉइंट्स ऐसा नहीं, चैलेंजेस आएंगी, बट वो हम लड़ सकते हैं। चैलेंजेस कौन कौन सी? राज्यों को नुकसान होने वाला है तो कंपेंसेशन फंड बना दिया। क्लासिफिकेशन की समस्या, और कुछ लोगों को लगता था कि लिटिगेशन बहुत बढ़ जाएगा, ये पतंजलि चॉकलेट 5% बोलो या 28%, बट उसके लिए भी कोर्ट का काम ना बढ़े तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी अलग से। लघु उद्योगों के ऊपर कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ सकता है, वो जेठालाल याद करो, नया अकाउंटेंट रखना पड़े, बट उसके लिए भी सरकार अपनी ओर से एक नया ऐप बना रही है ताकि ज़्यादातर काम ऑटोमेटेड तरीके से हो सके। ई कॉमर्स वालों के ऊपर 1% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, बट वो तो अब ब्लैक मनी के सामने लड़ने के लिए वो ज़रूरी है। ई वे बिल की समस्या, ट्रक वालों को प्रिंट आउट रखना पड़ेगा, ये वो, उसके लिए सरकार कार्यरत है कि दवा निकालेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है तो वो प्रोजेक्ट सक्षम वगैरह के जरिए उसका तो निराकरण किया जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि मुख्य परीक्षा में, निबंध में, इंटरव्यू में कुछ भी लिखो बोलो तो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आउटलुक के साथ आप बात करिए, देन इट विल हेल्प यू फेच मोर मार्क्स। अब मुख्य परीक्षा की बात ही करिए तो जीएसटी का कोई भी प्रश्न आए, डेफिनेशन से ही उसकी शुरुआत करना एडवाइजेबल रहेगा। जीएसटी की डेफिनेशन बहुत आसान है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कंजम्पशन। हमने अब तक पढ़ लिया इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, मेरी जेब से जाएगा, जेठालाल कलेक्ट करेगा, सरकार में जमा कराएगा। कंजम्पशन पे वो तो खरीद रहे हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड है, जिस राज्य में बिक्री होगी वहां की राज्य सरकार लेगी, जो ग्राहक खरीद रहा है फाइनली उसकी जेब से वो जाएगा। सो लाइक दैट इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। एक्साइज, सेंट्रल सेल टैक्स, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है बट दे आर ओरिजिन बेस्ड टैक्स। तो व्याख्या हो गई, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कंजम्पशन। फिर थोड़ी और आप उसे रिफाइन करें कि जीएसटी अप्लाइज ऑन सप्लाई ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट दिस 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 करके लिस्ट बोल सकते हो।
यहाँ पर भी शब्द में ध्यान रखिए सप्लाई, एक्साइज था तो मैन्युफैक्चरिंग लिखते थे, वैट था तो सेल लिखते थे, जीएसटी में है सप्लाई। उसी प्रकार जो उसका एसएससी है उसको एसएससी नहीं बोलते, उसको सप्लायर बोलेंगे। जीएसटी के रिलेटेड क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या हो? पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए कि हाँ भाई चैलेंजेस तो है बट ये लाभकारी है। इन अ फेडरल कंट्री विथ $2 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये कोई भी चीज़ लागू करेंगे देयर विल बी चैलेंजेस ड्यूरिंग द इनिशियल रोल आउट। लेकिन ये जीएसटी बहुत ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स को तो एब्जॉर्ब कर लेगा। शब्दों में ध्यान दीजिए दोस्तों, मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं, कुछ बच गए हैं। एंड इट विल एलिमिनेट देयर कास्केडिंग इफेक्ट्स, थस इट विल क्रिएट अ नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर भी शब्द देखिए, सिंगल नेशनल मार्केट ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि पेट्रोलियम वगैरह रह गया, राइट। तंबाकू के ऊपर दिए भी है, एक्साइज भी है। सिंगल यूनिफॉर्म रेट नहीं है, 5, 12, 18, 28, राइट। सो सिंगल यूनिफॉर्म नेशनल मार्केट ऐसा एब्सोल्यूट स्टेटमेंट मत बोलो, आपने बोलना है इट विल हेल्प क्रिएटिंग अ नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सो डाउटलेसली, विदाउट डाउट, जीएसटी इज अ मेजर माइलस्टोन इन द इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया। इसके पहले भी माइलस्टोन लिए गए, मॉड वैट, सैन वैट, वैट, वो सब लिया था तब जाके यहाँ तक आए। तो नींव के पत्थर वो भी थे और आगे अब रास्ते का पत्थर ये भी है। जीएसटी का थियरी, करंट, कंटेम्पररी इशू देख लिया। इसके अलावा लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अंदर चैप्टर 11 वन इकोनॉमिक इंडिया फॉर गुड्स एंड इन द आइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम बोलते हैं कि भारत के संविधान में तो वन टेरिटोरियल इंडिया की बात है कि सरहद के हिसाब से एक भारत, अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की भी बात है। लेकिन क्या सही में फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स था? क्या ऐसा था कि केवल एक रजिस्ट्रेशन करा देते, केवल एक टैक्स लगता, केवल एक रेट हो, एक फॉर्म हो, ऐसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था? नहीं। हाल के समय में सेंट्रल सेल्स टैक्स तो वहाँ पर वेयर हाउसिंग ऑब्सेशन, वैट तो वहाँ पर रेट आर्बिट्राज, वो है BMW गाड़ी याद करो, उड़ीसा, महाराष्ट्र, रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था। होपफुली जीएसटी आने पर ये सारी चीज़ें खत्म होगी और अपना भारत और बढ़िया कर पाएगा, ऐसा बोला गया। सो इन द मेन्स आंसर यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस पॉइंट्स एज वेल। इसके अलावा भी चैप्टर 11 में बहुत सारे दूसरे मुद्दे भी हैं जो अपना लेक्चर सीरीज में 4th पिलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सब टॉपिक सर्विसेज, उसका सब टॉपिक ट्रेड, वहाँ पर और देखेंगे कि भाई ये चैप्टर 11 में और सुब्रमण्यम क्या बोल के गए। तो दोस्तों इस तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ये कास्केडिंग की इफेक्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मोड वैट, सैन वैट, वैट, वो सब था। उसके बावजूद भी जीएसटी हमने क्यों लाना पड़ा, उसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, एनयूटी जीएसटी, ये चीज़ें क्या थी, पॉलिटी का एंगल, जीएसटी काउंसिल क्या काम करेगा, इन सब से क्या लाभ होंगे, चालू भी मुद्दे देख लिए, स्पेशल भी मुद्दे देख लिए, राज्यों के नुकसान की भरपाई, क्लासिफिकेशन और उसके स्लैब और डिस्प्यूट्स, ई-वे बिल और दूसरी समस्या है जीएसटी-आईएन का रजिस्ट्रेशन। ये सब कुछ करके हमारा जीएसटी टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है लेक्चर का। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि भाई 1 मई 2017 तक क्या कंसेप्ट और स्टेटस रहा, प्लस ये 20 मई को जो अलग अलग स्लैब आ गए थे 0, 5, 12 वगैरह, वो क्लासिफिकेशन देख लिया। उसके आगे अब भविष्य में और कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स आते रहेंगे, तो ये पावर पॉइंट आप वेबसाइट से डाउनलोड करके उसमें वो चीज़ें अपडेट करते रहना। मेरे तरफ से जो मैंने पढ़ाना था वो आपको पढ़ा दिया। पढ़ाते पढ़ाते ये पसीने भी छूट गए, स्टिल ख़त्म किया, और आपने भी, मैं आशा रखता हूँ कि पूरा वीडियो देखा है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। इस तरह अपना ओरिजिनल मुद्दा था बजट, तो बजट के अंदर रेवेन्यू, रिसीव, टैक्स, वहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देख लिए, इंक्लूडिंग जीएसटी। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि ये नोटबंदी होने पर असल में क्या ब्लैक मनी से लड़ पाए कि नहीं, फिर और क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं ब्लैक मनी के खिलाफ, वो देखेंगे। देन आगे बजट के पार्ट्स पढ़ते जाएंगे, एंड सब्सिडी में यूबीआई, और पूरा बजट खत्म होगा तो फिजर डेफिसिट, एफआरपीएफ, पैनल रिपोर्ट।